कनाडा की इकॉनमी मेजरली रियल एस्टेट पे डिपेंडेंट है और उसी इंडस्ट्री में बहुत ही वेल रेप्यूटेड नेम है द रियल्टी बुल्स, जिन्होंने मल्टी बिलियन डॉलर्स की सेल की है और उसके को फाउंडर मिस्टर मोहसिन एंड मिस्टर सिड आज हमारे साथ जुड़े हैं। So hello guys, here we have our team, Realty Bulls, Mr. Mohsin and Mr. Sid. Welcome guys. How are you today? We are excellent and I hope you guys are doing good too. थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। हम लोग बहुत अच्छे हैं एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि आज हम लोग कुछ अच्छा सा डिस्कशन कंटेंट क्रिएट करेंगे। Thank you so much. Thank you. Hopefully we get a lot of content. And पहले आप बताना चाहेंगे आप अपने बैकग्राउंड के बारे में, आप कहाँ से हैं, आपने कैसे कनाडा में अपनी जर्नी स्टार्ट करी? हाँ जी, well we go back a long time. मैंने पहले होटल मैनेजमेंट किया था इंडिया से। आई एम फ्रॉम होटल स्कूल। वहाँ पे 96 में आई गॉट इनटू ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, वर्क विद देम एज अ शेफ। सो आई एम एक्चुअली अ ट्रेन्ड शेफ। जैसे कोई भी जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स होते हैं उनका एक पहले प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है एंड देन दे इवॉल्व इनटू समथिंग एल्स। तो अपना भी ऐसे ही स्टोरी है, इनका भी ऐसे ही है। तो मैं पहले शेफ हुआ करता था ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में। इट्स वन ऑफ द बेस्ट होटल चेन्स इन इंडिया, वेरी वेरी प्रेस्टिजियस एंड we used to do a lot of high profile events, like बड़े बड़े नाम जो हैं उनके, जैसे लक्ष्मी मित्तल, उनके बेटे की शादी हमारे होटल में ही हुई थी। तो I was one of the chefs who was involved in cooking for them. If I remember correctly, शाहरुख खान was supposed to come to Calcutta, और उसका सारा रिहर्सल का and everything was done over there at the hotel. So at that time Calcutta came to a standstill. All the hotels were booked out. एक उन्होंने एक इवेंट करना था उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल में, एंड इट्स अ हेरिटेज प्रॉपर्टी। तो वहां पे थोड़ा सा अनरेस्ट हो गया था बंगाल में कि हेरिटेज प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पर्सनल इवेंट्स। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो इवेंट कैंसिल हो गया था, बट ओवरऑल आई वाज अ पार्ट ऑफ द होल थिंग। एंड दैट्स जस्ट टू नेम वन, लाइक वी हैव डन सो मेनी इवेंट्स लाइक दैट। एंड आफ्टर दैट आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे भी आई kept working as a chef. I was with the Hilton group of hotels. और साथ में मैं क्रिकेट भी खेलता था, तो I was a passionate cricket player as well. तो वहाँ पे MCG हुआ करता था, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, very iconic ground. So that was right opposite our hotel. So I attended pretty much all the test matches and जो one day internationals, and the India team used to live like stay in our hotel. And that time it used to be Hilton on the park. अभी वो पुलमैन हो गया, लेकिन इट यूज्ड टू बी हिल्टन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एंड देन वहां पे आई वर्क फॉर टेनिस टूर्नामेंट, ग्रैंड स्लैम जो होता है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम, वहां पे मैंने काम किया 3 साल। एंड फार्मूला 1 ग्रांड प्री में भी काम किया वहां पे ऑस्ट्रेलिया में। सो आई यूज्ड टू बी वेरी एसोसिएटेड विद दीज काइंड ऑफ इवेंट्स। देन आई गॉट माई PR एंड आई ऑलरेडी हैड अ PR इन ऑस्ट्रेलिया। आई केम टू कैनेडा, माई पेरेंट्स वर हियर, and then I started here as a chef and then slowly evolved into real estate. That's my journey and here I am today in front of you guys. तो जैसे आपने कहा कि आप शेफ थे इंडिया में भी, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी आपने एज अ शेफ किया और इवन कनाडा में भी, तो आपने कुछ वहाँ पे डिफरेंस वगैरह कुछ नोटिस किया? जैसे क्यूजीन में तो था ही डेफिनेटली, बट वैसे कुछ कल्चर में या किस तरीके का वर्क प्लेस एनवायरनमेंट होता है? बहुत डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया में इट्स 12 लाइक ऑल सीजन, थ्रू आउट द ईयर यू हैव इवेंट्स, राइट? 12 महीने लोग बिजी रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और कनाडा में वो नहीं है, विंटर टाइम में थोड़ा स्लो हो जाता है। स्पेशली दैट अफेक्ट्स स्मॉलर बिजनेसेस मोर देन द बिगर बिजनेसेस। वेडिंग्स और वो सब तो होता है, ठीक है, दैट इज थ्रू आउट द ईयर, दैट्स ओके। बट लोग जो बाहर जाके, जो रेस्टोरेंट कल्चर है, जो शाम को लोग जाते हैं, बैठते हैं, दे ऑर्डर फूड, दे ऑर्डर वाइन, पैटियोज खुले रहते हैं मोस्ट ऑफ द ईयर उधर। यहाँ पे ओनली फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम। ये एक बड़ा फर्क है जिससे एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि विंटर टाइम में उतना काम नहीं होता, तो पीपल आर लेड ऑफ एंड ऑल दैट। So that affects restaurant field more than any other field, but I'm sure other fields would be affected as well because of this. That is a big difference. Otherwise, जो वहाँ पे society है, यहाँ पे similar है. There's a lot of immigrants in Australia as well. काफी cultural similarities हैं। Very similar. But Australia is beautiful. If you get a chance, go visit Australia. Sure, one day. For sure. Yeah. Sir, आप अपने बारे में बताइए। यार मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? आई एम फ्रॉम गुजरात बेसिकली, एंड आई एम अ डॉक्टर फ्रॉम इंडिया।
सो बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है मेरी थ्रू आउट। अगर आप करियर का ग्राफ देखें, मेरा बैकग्राउंड अगर आप स्टडी करें, सो आई बिलोंग्स टू अ वेरी लो, आई वुड से लो मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम इंडिया, जहाँ पे हमने बहुत स्ट्रगल किया है फाइनेंशियल। माय फादर यूज्ड टू रन अ टी स्टॉल इन बैक होम, जहाँ पे हम लोग डेली वेजेस पे काम करते थे। अगर सुबह में काम किया तो शाम का खाना बनता था। तो वी वेर इन दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग सिचुएशन। वहां पर अगर मेरी खुद की फैमिली की बात करो तो स्पेशली इंडिया में क्या होता है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं मिली थी पढ़ाई करने की, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रगल। तो हमारा भी यही था कि यार 10 स्टैंडर्ड तक आप पढ़ाई करो, 10 खत्म करो, उसके बाद आप फादर को थोड़ा हेल्प करो उनका टी स्टॉल रन करने के अंदर। थोड़े सीजनल बिजनेसेस में भी हम लोग थे, छोटे छोटे बिजनेसेस, वेरी स्मॉल स्केल, जहाँ पे हमारा कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई क्या खास फ्यूचर हमारा कोई प्रेडिक्टेबल नहीं था। हमारा यही था कि आप ये हेल्प करो फादर को, एंड कोई लंबा गोल भी नहीं था कि आप काम करो दूसरे दिन का खाना बनेगा, दूसरे दिन काम करो तीसरे दिन का खाना बनेगा। सो देयर वाज अ वेरी शॉर्ट स्मॉल फैमिली, वेरी स्मॉल गोल। There was the time when I got inspired by my मेरे नाना है जहाँ पे, और मेरे कुछ अलग दूसरे फैमिली मेंबर्स थे। दे इंस्पायर्ड मी कि मोहसिन, लग रहा है कि तू शायद कुछ पढ़ाई कर सकता है, कि तो फोकस ऑन स्टडीज। देयर वाज आल्सो स्ट्रगलिंग टाइम कि एक तो आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, फैमिली का स्ट्रगल है, एंड देन अगर आप पढ़ाई करने जाते हो तो दैट वुड बी अगेन मोर डिफिकल्ट फॉर द फैमिली। तो आई टॉक टू माय फादर कि भैया मुझे पढ़ाई करनी है। ही सेड नो प्रॉब्लम, आई एम हियर फॉर यू। उनके लिए थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि क्या होता है कि जब जो काम कर रहे थे वो भी जो टी स्टॉल है, फिर थोड़ा और छोटे छोटे जो स्टॉल चला रहे थे, अगर मैं वहां से हट जाता हूँ तो उनको एक और बंदा हायर करना पड़ता है, जिसको देने का भी हमारे पास वी हैड नो आइडिया कि उसके लिए हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। स्टिल मेरी फैमिली तो बहुत ही पहले से मेरे साथ ही थे, एंड दे वर वेरी होपफुल ऑन मी कि ये बंदा स्टडी करता है तो फैमिली के स्ट्रगल खत्म होते हैं। धीरे 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 आई ट्राई टू फोकस। हमारा इतना कोई फैसिलिटी भी नहीं था बैक होम के अंदर जहाँ पे मैं बैठ के पढ़ाई कर सकूं। मैंने स्ट्रीट लाइट पे बैठ के रात को भी पढ़ाई की है, बहुत बार की है। मेरे फ्रेंड्स भी बनने लगे जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया डाउन द लाइन। तो जब 10th आया ना, 10th क्लास तक, तब मुझे लगा कि शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। बट इंडिया में उस टाइम पे क्या था कि अगर आपने 10th के बाद अगर पीटीसी कर लिया ना तो आप टीचर बन जाते हो, आपका एक 100% सिक्योर जॉब होता है। 5,000 रुपीज उस टाइम पे मिलते थे टीचर को, लेकिन सिक्योर जॉब था। तो देयर वाज माय गोल। उस टाइम पे मेरा कोई और गोल नहीं था। बट देन उस टाइम पे मेरे फादर, ही वाज सेइंग कि यू नो व्हाट, कि यार तू पढ़ सकता है तो व्हाई डोंट यू लुक एट द बिगर गोल, व्हाई डोंट यू गो एंड बिकम अ डॉक्टर। आई सेड, कहना बहुत इजी लग रहा है लेकिन मुझे ही लगता है ये हमारे बस की बात है। एक तो पढ़ाई, और दूसरा जो पैसों का स्ट्रगल था वो सबसे बड़ा स्ट्रगल था। एंड देन ही सेड, हम लोग कुछ कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, लीव इट ऑन टू मी। मैं सबसे बात करता हूँ, लोन लेते हैं, स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, ग्रांट लेते हैं, यू फोकस ऑन स्टडीज। तो एक तरफ ये मुझे जो मोटिवेशन मिला मेरे डैड से, तो मैंने पूरे का पूरा मेरा जितना भी स्ट्रेंथ था लगा दिया पढ़ाई पे। एंड मेरे पास 2 साल थे आफ्टर 10th। 2 साल मैंने अपना पूरा ट्राई किया, और 12th का जब मैंने 12th साइंस फिनिश किया तो आई वाज इन अ स्टेज कि मुझे एमबीबीएस के अंदर एडमिशन मिल सकता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी इंडिया के अंदर। एंड दैट वाज अ बिग थिंग फॉर माय होल फैमिली। हमारी 7-8 जनरेशन के अंदर किसी ने इतना पढ़ाई नहीं किया था, या किसी ने इतना स्ट्रगल नहीं किया था। बट देन बिकॉज मेरे फैमिली का जो सपोर्ट था, स्पेशली माय डैड, तो उनका मोरल सपोर्ट था बहुत ही हैड नो आइडिया कि यार हम पढ़ाई करने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, पढ़ाई करने के लिए तुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। या क्योंकि मैं अप टू 12th स्टैंडर्ड मैंने गुजराती के अंदर स्टडी किया, और 12th के बाद जो स्ट्रगल चालू वो उससे भी बड़ा स्ट्रगल था, लेकिन मैं वही सोच के कर रहा था कि यार 12th का स्ट्रगल बेस्ट है, उसके बाद लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि मेरा वही गोल था। तो हमने पूरा, एक तरफ फादर का फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, टी स्टॉल रनिंग है हमारा गांव के अंदर, हमारा छोटा सा टाउन है, वहां पे एवरीबडी नोज माय फादर एज वेल, क्योंकि फादर के फादर भी बहुत ही नोन पॉपुलर फादर फिगर थे। तो वो टी स्टॉल अच्छा चल रहा था। अच्छा मीन्स हमारा यही कि अगर दूसरे दिन का तीसरे दिन का अगर खाना हमारा निकल गया ना, तो दैट मीन्स टी स्टॉल सही चल रहा है। हमारा ये नहीं था कि 2 महीने 4 महीने तक घर में पैसे आ जाए तो अच्छा है, नहीं। तो हमारा बहुत ही छोटा सा गोल था। बट 12th का करने के बाद देन मेरा मोरल काफी हाई हो गया, एंड देन आई वाज ऑन अ स्टेज के अब मैं डॉक्टर बनता हूँ। देन उसके बाद बड़ा स्ट्रगल ये चालू हुआ, हमारे पास 6 महीने थे बिफोर आई गॉट इनटू एक्चुअल एडमिशन, जहाँ पे एमबीबीएस का कोर्स शुरुआत होती है उसकी। तो हम लोग फिर बैठे फैमिली के साथ
कि यार हमें कहाँ पे एडमिशन मिलेगा, बहुत अलग अलग सिटी है, हमारे पास उतने पैसे ही नहीं थे कि हम लोग वहां पे दूर जाके अलग अलग सिटीज के अंदर, वो ट्रैवल करने का पैसा नहीं था, ट्रैवल करने के बाद वहां पे रहने का पैसा नहीं था। तो एवरीवेयर ये पैसों का प्रॉब्लम है ना, हर एक जगह पे क्वेश्चन मार्क, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन के खड़ा हो गया था। तो उस टाइम पे इट्स अ फनी स्टोरी, आई मीन इट्स समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि आई ट्राई टू कांटेक्ट, उस टाइम पे इंडिया में क्या 25 पैसों का एक, सॉरी 25 पैसा नहीं, 5 पैसों का एक पोस्ट कार्ड आता था येलो कलर का। तो मेरे फादर मेरे पास आए, मैं बोला कि हम लोग चलो हम जाते हैं जो जहाँ पे बुक्स मिलती है वहां पे जाके हमने पोस्ट कार्ड खरीदे, 300 पोस्ट कार्ड, आई कैन स्टिल रिमेम्बर। एंड फिर मैंने क्या किया कि सबसे कांटेक्ट करके एड्रेसेस लेना चालू कर दिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज है। फॉर एग्जांपल आईपीसीएल बड़ौदा के अंदर है, बहुत ही बड़ी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज की कंपनी है। ऐसे अलग अलग कंपनीज को मैंने एक सिंपल लेटर लिखना चालू किया कि भाई मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा 12th के अंदर इतना परसेंटेज आया है, मुझे चांसेस बहुत अच्छा है कि मैं एमबीबीएस के अंदर एडमिशन ले लूं। माय प्रॉब्लम है कि एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद जो 5 साल का कोर्स है उसको सस्टेन करने का मेरे पास पैसा नहीं, ना उसकी फीस है, ना उसके वो 5 साल तक मैं कैसे फाइनेंशियली अगर स्टेबल रहूंगा, तो वो मेरे पास कोई हेल्प नहीं है। अगर आप ग्रांट देते हो, अगर आप स्कॉलरशिप देते हो, अगर आप लोन देते हो, आई एम टोटली फाइन। तो मैंने रैंडमली लिखना चालू किया। आईडीबीआई करके इंडिया के अंदर एक एजेंसी है, वहां से मुझे एक अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स ये था कि मोहसिन हमने तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट स्टडी किए हैं। ईमेल के अंदर उस टाइम पे शुरू हुई थी, आई थिंक ईमेल का शुरुआती हुआ था बहुत। ईमेल आई वुड से सॉरी ईमेल उसके बाद हुआ, लेकिन उस टाइम पे मुझे लेटर से रिस्पॉन्स मिला था कि एक काम करो, आप अपना फाइनल इंटरव्यू के लिए मुंबई आ जाओ और डॉक्यूमेंट्स लेके आना, हम लोग वेरीफाई करेंगे, अगर एवरीथिंग इज फाइन हम आपको 5 साल जो आपकी एमबीबीएस की स्टडी है ना उसका लोन देंगे। और उसके अंदर लोन के अंदर ये होगा कि 25% फ्री होगा, आपको सिर्फ 75% रिटर्न करना है वो 5 साल की स्टडी के बाद जब आपका एक्चुअल जॉब चालू होता है। दैट वाज द बेस्ट थिंग। मैंने बोला इससे बड़ा मौका लाइफ में मुझे मिल ही नहीं सकता। पता चला कि हमारा इंटरव्यू था सैटरडे को मुंबई के अंदर। वहां पर मुंबई के अंदर हज हाउस करके एक बड़ा सा होटल है जहां पे मेरा इंटरव्यू रखा गया था, और मंडे को मेरा एमबीबीएस का इंटरव्यू था बड़ौदा के अंदर। अब फाइनेंशियल स्ट्रगल कितना स्ट्रगल होता है, तो मैं आपको वो भी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे पास टेक्निकली मुंबई जाने के भी पैसे नहीं थे। सो मेरी जो सिस्टर है उनका उस टाइम पे शुरू में उस टाइम पे एंगेजमेंट हुआ था। तो जिनके साथ एंगेजमेंट हुआ था उनके जो फादर थे, ही वाज लिटिल फाइनेंशियली वेरी वाव। माय फादर, हम लोग साथ में बैठे कि यार क्या कर सकते हैं। मैंने बोला एक काम करते यार, इट डजंट लुक गुड बट स्टिल जाके उनसे बात करते हैं। उनसे ये तो बोल नहीं सकते कि हमें पैसे की जरूरत है, उनको ये बोलेंगे कि भैया माय फादर इज वेरी बिजी, अगर आपके पास टाइम हो तो आप मेरे साथ आ जाओ। बस उस चक्कर में क्या होगा कि वी डोंट नीड टू स्पेंड मनी और ही इज देयर सो ही विल टेक केयर ऑफ मी। सो देयर वाज, हमें वो भी सोचना पड़ा कि यार ऐसे मतलब पैसे मांग भी नहीं सकते, बट एट द सेम टाइम वी आर इन डायर नीड ऑफ लॉट ऑफ मनी। गए, उनसे बात किया, बोला डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ हिम। मेरे फादर बोला मोहसिन नो प्रॉब्लम। हम वापस गए घर पे 5 बजे, मुझे अभी भी पता है शाम का 5 बजा था। हम लोग गए टी स्टॉल पे। टी स्टॉल का उस टाइम पे पैसे जितने भी आते थे वो गले में डालते थे। खोला, वहां से 50 पैसों का कॉइन्स निकले। मेरे फादर ने बोला मोहसिन ये रख, अगर वहां पे मुंबई जाएगा हर एक जगह पे वो पैसे निकालेंगे अच्छा नहीं लगेगा, तेरे को थोड़ा पैसा तो चाहिए साथ में। मैंने रख लिए। मैं बोला यार ठीक है मैं रख लेता हूँ। रात को हम लोगों ने 9 बजे नडियाद से ट्रेन, वहां से कपड़वन से बस पकड़ी, नडियाद गए, नडियाद से ट्रेन पकड़नी थी और मुंबई पहुंचना था। मुंबई सुबह में 8 बजे मेरा इंटरव्यू था आईडीबीआई का। तो हमने एक जनरल, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन हमारा था नहीं, कोई रिजर्वेशन था नहीं, तो हमने जनरल डब्बे, उन्हें बोला डोंट वरी आई यूज्ड टू डू ऑल दोस थिंग्स सो मेनी टाइम्स। उनका स्ट्रेंथ बहुत ही था, बहुत ही, मतलब ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग गाय। तो उन्होंने बोला कि जनरल डब्बे में हम चढ़े, मेरे पास डॉक्यूमेंट थे, पूरी रात में सो नहीं पाया, तो मैं लगा के हाथ में बैठा हुआ था। बट जनरल डब्बे में क्या था उस टाइम पे कि स्पेस ही नहीं होता आपके पास, ना बैठने का, ना लेटने का, ना खड़े रहने का। बट देन ही सेड कि मोहसिन 5 घंटे मैं सो लेता हूँ, डोंट वरी अबाउट मी, मैं इधर उधर सो जाता हूँ, तुम जैसे ही सुबह में 5 बजे मुंबई सेंट्रल आए तो मेरे को उठा देना। उन्होंने, जब हम कपड़वन से निकल रहे थे तो अपने स्टोर से उन्होंने 10-15 हजार रुपया निकाला था। 10-15 उनको पता था कि हम जाएंगे, थोड़ा खर्चा होगा, आई टेक केयर ऑफ मोहसिन। जब सुबह में 5 बजे मुंबई सेंट्रल उतरे तो
पहला चीज के हम लोग जरा चाय नाश्ता करते हैं एंड देन सीधा टैक्सी पकड़ते हैं और हज हाउस जाते हैं जहाँ पे मोहसिन का इंटरव्यू चालू हो जाएगा। 5 बजे मुंबई सेंट्रल उतरे, उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, 0, उनका पॉकेट खाली हो चुका था, जेब कतरे ने सारे पैसे निकाल लिए। एंड आई वाज वेरी शॉक्ड कि भैया ये क्या करेंगे हम लोग, मेरा एंड आई गॉट वेरी नर्वस कि 8 बजे मेरा इंटरव्यू है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला एक काम कर, डोंट वरी, आई एम हियर, हम लोग कर लेंगे कुछ। हम गए, वहां पे थोड़ी देर डिस्कशन हुआ, उन्होंने बोला मोहसिन तेरे पास कुछ है? तो उस टाइम पे मेरे फादर ने जो अगले दिन 50 पैसों का कॉइन दिया था ना, वो काम लग गए। मैंने वो निकाले, उन्होंने वो फोन घुमाया, मेरे टाउन कपड़वंश वहां पे फोन किया, किसी बंदे का कांटेक्ट लिया, उसका एड्रेस लिया, उनको बोला मैं आ रहा हूँ मुंबई के अंदर तुम्हारे घर पे, मुझे पैसे चाहिए, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। 10, 15, 25 हज़ार वहां से लिए, मेरे को हज हाउस पे छोड़ दिया एंड उन्होंने बोला कि मैं 5-6 घंटे के बाद तुम्हें मिलता हूँ, यू फिनिश योर इंटरव्यू। तो देयर वाज अ सिनेरियो वेयर हमें वो भी एक सिचुएशन का सामना करना पड़ा जहाँ हमारे पास कोई पैसे नहीं थे। इंटरव्यू बहुत सक्सेसफुल रहा, मुझे पूरी लोन ग्रांट हुई। शाम को वहां से हम लोग ने बस पकड़ी, हम लोग मंडे सुबह में 5 बजे बड़ौदा पहुंचे, सुबह में 8 बजे मेरा एमबीबीएस के अंदर एमबीबीएस के अंदर मेरा एडमिशन हुआ सुबह में एंड देन वहां से मेरी एमबीबीएस की जर्नी चालू हुई। अब एमबीबीएस का एक और स्ट्रगल, स्पेशली गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, शुरुआत के अंदर क्या, मुझे होम सिकनेस बहुत था। बड़ौदा और कपड़वंश के बीच में 100 किलोमीटर का फासला है, तो मैं कभी हॉस्टल में रहा नहीं था, वहां पे हॉस्टल में रहना था। फैमिली दे वर आल्सो वेरी इमोशनल, मेरे को आए छोड़ने के लिए। सुबह में छोड़ा, मैं शाम को निकल लिया वहां से, क्योंकि मुझे लगा कि ये एनवायरनमेंट में मैं सस्टेन नहीं कर सकता। ये क्या है, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, ये बड़े बड़े कॉलेजेस, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैंने ये तो था कि बनना ही है डॉक्टर, बट वो थोड़ा मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगा। तो एक बार ऐसा हुआ, घर पे बोलते यार समझाते, उन्होंने सैटरडे तक रखा, मंडे वापस छोड़ा, 1 वीक रखा, मैं फ्राइडे फिर भाग आया। सारा सामान लेके मैं ऐसे जाता था कि वापस जाना ही नहीं है। लेकिन घर का खुद का स्ट्रगल देख के मेरे को ये होता था कि ये शायद वो स्ट्रगल शायद मैं कर लूंगा, ये स्ट्रगल और डिफिकल्ट है। और ये वो स्ट्रगल है कि ये सिर्फ मैं फेस नहीं करूंगा, ये मेरी पूरी फैमिली स्ट्रगल करेगी थ्रू आउट द लाइफ। अगर मैंने कुछ नहीं किया, सो आई हैड नो चॉइस। मैं घर पे आता था, घर की सिचुएशन देखता था, फाइनेंशियल स्ट्रगल देखता था, मैं वापस चले जाता था। ये चला थोड़े टाइम। अब वहां पे इंग्लिश का प्रॉब्लम, पहले 3-3 महीने तक कॉलेज में जाते थे, इंग्लिश में टीचर आते थे, कॉलेज में प्रोफेसर बात करते, पता ही नहीं चलता था। शाम को वापस आते थे और फिर मुझे लगा कि मैं अकेला ऐसा बंदा हूं। मुझे बाद में पता चला कि मेरे ऐसे 4-5 और भी हैं। हम साथ में बैठते थे, डिक्शनरी लेके आए, वो लिख के रखते थे, शाम को ट्रांसलेशन करने के बाद हमें जोक पता चलता था कि मॉर्निंग में वो प्रोफेसर ने कौन सा जोक मारा था। तो ऐसा ये भी चला। फिर उसके बाद 1-2 बंदे ने हेल्प भी किया। तो ये फर्स्ट एमबीबीएस बहुत टफ रहा मेरे पास। वैसे एमबीबीएस जैसे आपने कंप्लीट करा तो आप एकदम से डॉक्टर बन गए थे, मतलब उन्होंने जैसे कंपनी जिसने ग्रांट किया था आपको लोन, तो उन्होंने हेल्प भी करी या कैसे, मतलब हाँ, जो आईडीबीआई है ना, उन्होंने रेगुलर हर आई वुड से हर 6 मंथली उनकी तरफ से एक फाइनेंशियल हेल्प आती थी। मैंने 5 साल कंप्लीट किया। नॉट ओनली आईडीबीआई, 1-2 और भी एजेंसीज है, वहां से मुझे हेल्प मिला। मैंने 5 साल का एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट किया। राइट अवे मैंने जॉब चालू कर दिया। जॉब से जितने भी पैसे है, मैंने सारे के सारे लोन खत्म किए, सारे के सारे जहां पे भी स्कॉलरशिप्स मैं वापस कर सकता था, सब खत्म किया। मैंने सेकंड एमबीबीएस से एक्चुअली काम करना चालू कर दिया, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत बड़ी थी। तो मैं लोकल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को सिर्फ असिस्ट करने के लिए जाता था, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो मुझे वहां से भी एक सैलरी मिलना चालू हो गया, बिफोर बीइंग अ डॉक्टर, बिफोर बिकमिंग अ डॉक्टर। तो वहां से मैंने पैसे लेना चालू किया, जहां से मेरी जो रेगुलर डे टू डे मेरे पॉकेट मनी का खर्चा वो जाने लगा। एमबीबीएस खत्म करने के बाद मैंने राउंड द क्लॉक, आई वुड से 1 साल तक राउंड द क्लॉक हर हॉस्पिटल के अंदर 8-8 घंटे के शिफ्ट में मैं कॉन्स्टेंटली काम करता था। कई बार ऐसा होता था कि मैं मंडे जॉब चालू करता था, मेरी शिफ्ट खत्म होती थी फ्राइडे, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल में मेरी शिफ्ट ऐसी थी कि जहां पे मेरा सिर्फ प्रेजेंस होना जरूरी है। आईसीयू के अंदर स्टेबल पेशेंट्स रहते थे। महीने के अंदर 2 या 3 बार ऐसा होता था जहां पे मुझे उठ के पेशेंट को ट्रीट करने की जरूरत पड़ती थी। तो वहां पे मैं जाता था और सिर्फ सोता था, रेस्ट करता था। दूसरी हॉस्पिटल में मेरे कपड़े रहते थे, तीसरी हॉस्पिटल में मेरा खाना अरेंज होता था। तो ये करने से मेरा जितना भी फाइनेंशियल बर्डन था वो खत्म हो चुका। मेरी फैमिली का स्ट्रगल था, मेरी सिस्टर का मैरिज उस टाइम पे हो गया था, लेकिन मेरे ब्रदर का मैरिज बाकी था। तो मेरे ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली के भी थे और एक्सटेंडेड फैमिली के भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे। तो वो मेरा प्राइम गोल था, मैं उसको पहले कैसे खत्म करूं। तो वो करते रहा। उसके साथ
अच्छा, तो मैं एक्चुअली मतलब पीछे जाना चाहूंगा। जो आप बता रहे थे ना कि आपने जब स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, जब आपके इवन फादर भी आपके बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, और 10th के बाद आपने बताया कि आपको लगा कि आप कुछ कर सकते हैं और मोर देन जस्ट अ टीचर यू कैन बी। तो आपको कभी सेल्फ डाउट आया उस टाइम पे? जैसे कई बार होता है ना कि कई बार तो प्रेशर आता है पहले कि फैमिली मेरी इतनी सपोर्ट कर रही है, स्पेशली फादर। हम अगर मैं कहूँ एज अ मेल माई सेल्फ, तो फादर का रोल बहुत बड़ा होता है, और अगर वो सपोर्ट करें तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा मतलब मीनिंगफुल होता है। वो हमें बहुत ज्यादा सोचते हैं कि यार हमारे फादर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतना सपोर्ट मिलने के बाद, जबकि आपको पता है कि आपके फादर के ऊपर भी काफी सारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, तो कभी सेल्फ डाउट आया कि जो इतना मुझ पर विश्वास किया जा रहा है, तो कहीं मैं कुछ चूक ना कर दूं, या कुछ ऐसा कभी कोई कुछ आया? आई थिंक गुड क्वेश्चन। फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत बार आया, बारी बारी आया। माय फादर पास्ड अवे इन 2001। मेरा एमबीबीएस चालू हुआ 1999 के अंदर, और 2 साल के अंदर ही पास्ड अवे। सो जो मेरा पूरा ये था ना, पूरा जो तामझाम, जो भी मेहनत करना, जो भी स्ट्रगल करना, मेरा एक ही गोल था कि फादर वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, एंड मैं बनता हूं, कुछ भी हो जाए मैं बनता हूं, और जो आगे का हमारा गोल है वो कंप्लीट करता हूं। बट देन ही पास्ड अवे इन 2001। सो उसके बाद आई वाज कंप्लीटली शैटर्ड। मेरा एग्जाम था फर्स्ट एमबीबीएस, आई थिंक सेकंड एमबीबीएस का उस टाइम पे, और बीच एग्जाम के अंदर मैं सिर्फ फादर को मिलने के लिए बैक होम गया था। आई मीन मेरे टाउन में गया था। ही गॉट अ हार्ट अटैक रात को, मॉर्निंग के अंदर 4-5 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद ही पास अवे। तो मुझे लगा कि अब एक और स्ट्रगल कि मैं पढ़ाई करूं या फिर फैमिली जिस टी स्टॉल के ऊपर डिपेंडेंट है वो करूं, क्योंकि जो मेन बंदा था, जो टी स्टॉल चला, जिससे फैमिली चल रही थी, वही खत्म हो गया है। तो देन वो डिलेमा में मैं वापस चला गया कि लेट्स लीव दिस, क्योंकि ये नहीं होना है। मुझे डेफिनेटली फैमिली का भी पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अपने काम में लग गया, ये 5 साल तो फैमिली भी सस्टेन नहीं कर पाएगी। सो उसके लिए भी मैंने फिर देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग डिफरेंट पीपल, डिफरेंट एजेंसीज। उन्होंने बोला कि यार आप एक स्टडी अच्छा कर रहे हो, हम आपको हेल्प कर सकते हैं, वी कैन नॉट हेल्प योर फैमिली, विच इज फाइन, आई अंडरस्टैंड कि यार मेरे जैसे भी उनके पास और बहुत सारे केसेस थे। बट देन वहां पे फिर मेरे और फैमिली मेंबर्स साथ में आए, बोला यार अब तूने शुरुआत कर दी है, तू ऑलरेडी सेकंड तक पहुंच गया है 3 साल के बाद। तो उस टाइम पे देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन डिफरेंट हॉस्पिटल। सो वहां से एक फाइनेंशियली मुझे थोड़ा एक हेल्प सपोर्ट मिलने लगा, जहां से मैंने फैमिली के प्रॉब्लम थोड़े सॉल्व किए। मुझे पता है कि मैं जब 11th और 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ाई कर रहा था, मेरा गोल था कि मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं, तब जाके मुझे एमबीबीएस मेडिसिन मिलेगा। लेकिन उसके लिए ट्यूशन उस वक्त जरूरत था, ट्यूशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। मुझे पता है मेरे दोस्त लोग, उनके फादर दे वर हेल्पिंग मी टू पे द ट्यूशन फी। सो वो दोज फ्रेंड्स आर फॉर लाइफ, दे आर अभी भी वो सारे के सारे मेरे दोस्त कनेक्शन के अंदर है। आई कैन स्टिल रिमेम्बर दोज डेज मोर देन फैमिली। तो एक अच्छा सा, जिसमें बहुत सारी चीज मैंने सीखा, ये एक अच्छा सा फेज रहा। 2005 में मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया, और राइट में मैंने एमडी चालू किया। 2008 के अंदर मैंने एमडी कंप्लीट किया। मीनवाइल आई स्टार्टेड अर्निंग एज वेल, आई टुक केयर ऑफ द फैमिली, सम एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स। फिर मेरा मैरिज का भी टाइम आया 2007 के अंदर। सो सब बहुत ही अच्छी तरह से चला। उसके बाद क्या हुआ कि आई वाज प्लानिंग टू गो इनटू अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। बट उस वक्त मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक डेपुटेशन का प्रोग्राम मिला था, जहां पे एवरी ईयर इंडियन गवर्नमेंट दे सिलेक्ट फ्यू डॉक्टर्स फ्रॉम होल इंडिया, मुस्लिम डॉक्टर्स, and then they send them to Saudi Arab to provide the medical services to the Indian pilgrims, those every year who go from India to Saudi Arab to perform their religious rituals. जो हज के लिए 3 महीने के लिए जाते हैं, वहां पे मेडिकल इमरजेंसी बहुत होती है। तो वो एक बढ़िया सा प्रोग्राम सेटअप इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है। तो वहां पे क्या होता है कि आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए, अगर एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है तो वो नहीं लेते वहां पे, क्योंकि बहुत ही मेंटली प्रेशर वाला सिचुएशन वहां पे होता है, जहां पे 2.5 से 3 लाख पेशेंट्स होते हैं, और आपको हर एक एंगल से बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ आपको उनको ट्रीट करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। तो वो मेरे जैसे फ्रेश बंदे को कभी नहीं लेंगे। बट किसी ने मुझे एडवाइस किया, मोहसिन नथिंग टू लूज, जस्ट फिल अप एन एप्लीकेशन। मैंने तुक्के में एप्लीकेशन फिल किया, तुक्के में मेरा सिलेक्शन हुआ। एंड उसी वक्त ऐसा हुआ कि कुछ गवर्नमेंट का कुछ कंस्ट्रेंट, कोई प्रॉब्लम्स चल रहा था, जिसके कारण ये प्रोसेस, इंडियन डॉक्टर्स जो 250 डॉक्टर को भेजते हैं हर साल, वो प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया। अब प्रोसेस क्या होता है कि पहले इंडियन डॉक्टर की टीम जाती है, 250 डॉक्टर की, पूरा सेटअप करते हैं मक्का, मदीना एंड जिद्दा। वहां पे पूरा सेटअप होता है, इंक्लूडिंग द हॉस्पिटल और क्लिनिक्स,
और उसके बाद इंडियन पिलग्रिम्स आना चालू होते हैं और फिर मेडिकल इमरजेंसीज चालू होती है और उनको ट्रीट करके 3 महीने के बाद वाइंड अप करके वापस आ जाते हैं। उस टाइम पे पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि इंडियन हाजीज दे ऑलरेडी स्टार्टेड लैंडिंग इन सऊदी अरब और वहां पे डॉक्टर की टीम पहुंची नहीं थी एंड दैट वाज अ बिग डील। गवर्नमेंट के अंदर ये हो नहीं सकता क्योंकि अगर कोई भी इंडियन पेशेंट्स, कोई भी इंडियन हाजी को अगर मेडिकली कोई प्रॉब्लम हुआ, देयर वर नोबडी एल्स टू टेक केयर एक्सेप्ट सऊदी हॉस्पिटल्स, और वो इतना बर्डन सहन नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या हुआ कि वो एवरीडे हम पहुंच गए इंडिया, दिल्ली एक्सटर्नल अफेयर्स के वहां पे, जहां पे हमारे पासपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जहां पे हमारे पासपोर्ट पे वीजा लगता है, सारे के सारे 250 डॉक्टर वहां पे एवरीडे जाते थे, बोलते यू हैव टू वेट फॉर अनदर 2-3 डेज। कुछ लोग परेशान हो गए बट मेरा क्या, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, फ्रेश था, मेरे लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी था। आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं हर दिन जाता था। एक दिन अचानक मुझे पता चला कि मेरे पासपोर्ट पे उन्होंने वीजा स्टैम्प कर दिया। तो सिर्फ 3 लोग उस दिन हुए थे, 3 डॉक्टर के। हमको राइट अवे बोला कि यू नीड टू फ्लाई टू सऊदी अरब विद इन नेक्स्ट 3 आवर्स। हम जैसे रात शाम को हमने 7 बजे का फ्लाइट पकड़ा, सिर्फ 3 डॉक्टर, बाकी के डॉक्टर दे आर वेटिंग फॉर द वीजा स्टैंपिंग। और सारे 250 के 250 डॉक्टर इंडिया वहां पे अकोमोडेट करके रह चुके थे। हम जब सऊदी अरब में पहुंचा रात को 11 बजे, वहां पे इमीडिएटली मैसेज आया मक्का के अंदर कि काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया वांटेड टू सी ऑल दीज 3 डॉक्टर्स राइट अवे। रात को 1 बजे हमारा मीटिंग हुआ है बिकॉज वो सिचुएशन उनके लिए बहुत क्रिटिकल हो गया था टू हैंडल द मेडिकल इमरजेंसीज ऑफ इंडियन हाजीज। तो रात को 1 बजे हमने बैठ के डिस्कशन किया है, पूरा डिस्कस किया है कि डू यू हैव एन एक्सपीरियंस। अब मैं बहुत फ्रेश था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या चल रहा है, बट आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं कर लूंगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे दोगे आई विल डू इट। 3 जन बैठे थे, nobody agreed कि we will take care of the whole mission। उन्होंने बोला कि मुझे एक बंदा चाहिए who can be a medical chief and take care of the whole medical mission। मुझे पता ही नहीं मेडिकल मिशन कैसे रन करना है, मुझे पता ही नहीं कि कितने डॉक्टर्स हैं, मुझे ये भी पता नहीं कि किस लेवल के डॉक्टर्स हैं। वहां पे अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं, अलग अलग प्रोविंस से लोग आ रहे हैं। आई सेड आई विल डू इट। उन्होंने मुझे एक बजट दिया, मुझे 15 एम्बुलेंसेस दी। सुबह में 8 बजे मैं बैठा, हमने जो पहले का लोकल स्टाफ था उनके साथ बैठ के 12 बजे तक मेरी आउटलाइन रेडी थी। आई डोंट नो मैंने कैसे किया, बेस्ड ऑन एवरीबॉडीज एक्सपीरियंस। शाम को 6 बजे एक और फ्लाइट लैंड हुई इंडिया से जिसमें और 100 डॉक्टर थे। मैंने राइट अवे उनको रात को 11 बजे बुला के एक और मीटिंग किया एंड देन आई सेड कि ये पहली टीम है, ये दूसरी टीम है। मक्का के अंदर हमने 12 मेडिकल क्लिनिक्स खोले, एक 50 बेड की एक हॉस्पिटल खोली, सब कुछ टेम्पररी। एक जिद्दा एयरपोर्ट के अंदर 2 मेडिकल टीम भेजी मैंने, मदीना के अंदर। तो ये है ना, हमने बहुत अच्छी तरह से किया, वहां से बहुत कुछ लर्न किया। जब मेडिकल मिशन 3 महीने के बाद खत्म हुआ, हमने पूरा डेटा एनालिसिस किया। काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया जो सऊदी में है, उनका ये कहना था कि पिछले 10 साल के अंदर जितनी मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी का जो डेटा है, दिस वाज द बेस्ट ईयर। सबसे कम मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी इस साल हुई है एंड यू गाइस डिड अ फैंटास्टिक जॉब। हम सबको अवार्ड मिला। एंड देन ही आफ्टर ये मिशन खत्म होने के बाद सारे डॉक्टर्स वापस गए। He told me कि we want to give you an offer. Can you stay here for longer? In Saudi. हाँ. And then can you be prepared for the next mission next year? ये कभी भी नहीं हुआ। नॉर्मली क्या रूल होता है कि आपने एक बार अप्लाई किया, 4 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि they wanted to give a chance to every different नए डॉक्टर्स को। एंड देन मुझे बैक टू बैक 4 चांस मिला, 2008 आई वुड से 9, 10 एंड 11। सो मैंने 4 साल करने के बाद एट दैट टाइम वहां पे मुझे लगा कि अब नाउ आई नीड टू मूव फॉरवर्ड। तो आई वाज प्लानिंग टू गो इनटू यूएस, जहां पे मैंने यूएसएमएलई का एग्जाम प्रिपेयर करना चालू कर दिया। और उस टाइम पे क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स थे कनाडा के अंदर, तो आई थॉट कि लेट मी अप्लाई फॉर पीआर। मैंने जैसे पीआर अप्लाई किया, विद इन 6 मंथ्स आई गॉट पीआर एंड आई वाज सरप्राइज्ड। आई वाज वेटिंग फॉर, आई वाज थिंकिंग कि 3-4 साल लगेंगे। तो उस टाइम पे मैंने रिसर्च करना चालू कर दिया कि यार यहाँ पे तो मैं हूँ डॉक्टर, कनाडा जाके करना क्या है। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग ऑल द हॉरिबल स्टोरीज कि भैया कनाडा के अंदर डॉक्टर का कुछ नहीं हो सकता, अनटिल अनलेस हो सकता है डेफिनेटली, बट चांसेस आर वेरी वेरी लो। ऑन एन एवरेज क्या होता है कि हर साल 200 मेडिकल सीट्स ओपन करते हैं यहाँ पे, ऑन एन एवरेज, जस्ट अप्रॉक्सीमेट आइडिया, नेशन वाइड फॉर people like us, for doctors like us, those who are international medical graduates, उनके लिए 200-300 सीट्स ओपन होती है हर साल। मिनिमम 1500 एप्लीकेशंस होती है। दिस इज आफ्टर पासिंग 2 or 3 एग्जाम्स। यहाँ पे आने के बाद आपको 3-4 एग्जाम पास करने होते हैं, 1-2 साल लगते हैं। उसके बाद यू नीड टू अप्लाई, जहाँ पे मैचिंग होता है। लेकिन वो मैचिंग के लिए उनके पास जो सीट्स है दैट इज वेरी वेरी लो। तो हर साल 1300 से 1500 लोग लाइन में खड़े रहते हैं। इवन इफ दे आर क्वालिफाइड, इवन इफ दे आर रेडी टू गो, दे कैन नॉट गेट इनटू द सिस्टम बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सीट्स।
तो अगर आज मैं अगर ये सिचुएशन में और डिसाइड करता हूं टू गेट इनटू अ मेडिकल फील्ड ऑफ कनाडा आफ्टर ऑलरेडी गेटिंग अ डिग्री फ्रॉम बैक होम, I may need to face 25,000 international medical graduates like me. अब 25,000 लोगों को कब अकोमोड ये लोग सिस्टम में करेंगे, कब मेरा चांस आएगा? सो 5 साल भी लग सकता है, 15 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है. When I came, I was 35. मेरे पास इतना टाइम नहीं था. और एवरेज लाइफ स्पान 60 years, 70 years. अगर मैं 60 years तक अगर ये स्ट्रगल करता रहा, तो इधर आने के बाद I was already married. I had a daughter. I did not want के वो भी स्ट्रगल करे मेरे साथ. I can definitely struggle. I can go ahead, pass all the exams, but then मेरे साथ उनको बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा. And I was done with that one. So मेरा दूसरा सेकंड चॉइस क्या था कि इंडिया के अंदर मैंने मेडिकल में क्लिनिकल रिसर्च में अच्छा काम किया था. सन फार्मा में मैंने बहुत अच्छा काम किया था. वो एक्सपीरियंस आई स्टार्टेड टू यूज दैट एक्सपीरियंस हेयर. और उसमें क्या हुआ कि मुझे इमीडिएटली मैंने जब यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च का थोड़ा एक छोटा सा कोर्स किया, मुझे इमीडिएटली ब्रेक मिल गया. मैंने जॉब करना चालू कर दिया. अच्छा जॉब मिला. फार्मा मेडिका करके एक अच्छा क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे स्कारबोरो में. जॉब चालू किया मैंने. बेस्ड ऑन मेरा मेडिकल जो लीडरशिप का मेरा एक्सपीरियंस रहा ना बैक होम के अंदर, वो एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे मुझे वो रोल मिलते रहे. ग्रुप लीडर का रोल, स्टडी कोऑर्डिनेटर का रोल. मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस करता गया. धीरे धीरे मेरा प्रमोशन होते रहा. फाइनली आई वाज वर्किंग एट टोरंटो वेस्टर्न जनरल हॉस्पिटल, जहां पे भी मुझे एक अच्छे से रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिले. आई वाज अ प्रोजेक्ट लीडर. बट फिर उस स्टेज पे आने के बाद भी आई थॉट के यहाँ पे मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं कितना और फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता हूँ. आई वाज फाइनेंशियली स्टेबल एट दैट टाइम. फैमिली दे वर ऑल गुड. मैंने उस टाइम पे घर बाय कर लिया था. बट देन आगे का फ्यूचर आई वाज लुकिंग एट अ हायर स्केल कि मुझे डेफिनेटली कुछ और करना है. उस टाइम पे मैंने एक छोटा सा कोई प्रॉपर्टी लिया था. चीज आपसे पूछनी थी, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू. तो आप जैसे बोल रहे थे कि आप सऊदी में भी आप है ना, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, इंडियन गवर्नमेंट से भी आपको रिकॉग्निशन मिल रहा था, एक्नॉलेजमेंट मिल रही थी, तो आपने फिर फॉरेन जाने का क्यों सोचा? कि आप आई एम गेसिंग कि आप फाइनेंशियली भी उस टाइम स्टेबल हो गए थे, है ना, और आप करियर एडवांसमेंट भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो आपने फिर फील्ड मतलब अपने कंट्री की चूज करी कि दूसरी करते हैं यूएसए? फ्रैंकली स्पीकिंग, कनाडा इज सो ब्यूटीफुल. कनाडा इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. एंड कनाडा के अंदर मेरे बहुत सारे दूर के फैमिली मेंबर्स यहाँ पे थे. एंड दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन कि यहाँ पे आने के बाद देन आई कैन डेफिनेटली, यहाँ पर बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा है. ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर भी बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन कनाडा के अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस है यहाँ पे. और अगर आपके अंदर स्किल है तो यू कैन गो बियॉन्ड एंड अबव. तो वो एक मेरा बड़ा सा मोटिवेशन फैक्टर था. दूसरा एक और, बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग एट इनटू अ क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मैं थोड़ा एक छोटा सा नैरेट कर देता हूँ स्टोरी कि यहाँ पे आने के बाद भी वो जॉब चालू करने से पहले भी बहुत स्ट्रगल हुआ. पहले 1 साल मेरा बहुत स्ट्रगलफुल रहा यहाँ पे, क्योंकि कनाडा में क्या है, एवरीडे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई. हम लोगों ने एक छोटा सा बेसमेंट लिया जहाँ पे $600 पर मंथ का हमने किराया दिया. बट जैसे ही बेसमेंट में एंटर होते थे वो खत्म हो जाता था. बट देन वी न्यू के वी हैव टू उस टाइम पे मैंने आई स्टार्टेड अप्रोचिंग डिफरेंट. मैंने गैस स्टेशन को अप्रोच किया, कोई जॉब नहीं दे रहा था. फिर बाद में मुझे पता चला कि यार आई एवरीडे मॉर्निंग में मैं यहाँ से बस पकड़ता था, प्राइमरी सिटी सेंटर जाता था, सबसे बात करता था. किसी ने बोला कि यार ये गैस स्टेशन पे बात कर लो, किसी ने बोला वहां पे बात कर लो. मैं टिम हॉर्टन पे जाता था. मैंने हर एक जगह पे जॉब का ट्राई किया. 1-2 जगह पे मिल भी गया. एक दिन रखते थे, दूसरे दिन फायर कर देते थे. गैस स्टेशन पे एक दिन रखा, 2-3 दिन में फायर कर दिया. तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार मैंने बहुत काम किया है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया है, पढ़ाई बहुत की है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है. तो वो डाइजेस्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगा कि यहाँ पे क्या, कनाडा में इट्स ऑल अबाउट सॉफ्ट स्किल्स. वी डोंट केयर कि तुमने क्या स्टडी किया है, वी डोंट केयर कि आपका बैकग्राउंड क्या है. इफ यू आर स्किल्ड, नोबडी कैन स्टॉप यू. तो आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, बहुत सॉलिड एंड स्ट्रांग होनी चाहिए. लेकिन वो डाइजेस्ट करने में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कंप्लीटली डिफरेंट था. आई वाज इनटू मेडिकल फील्ड. वहां पे हमारे पास 400 या 500 पेशेंट्स होते थे. हमें 3 घंटा देके बोलते थे यू हैव टू फिनिश दोज पेशेंट्स. तो हमारे पास वो टाइम नहीं रहता था आपके साथ बैठ के बात करने का कि आप कैसे हो, आपका बैकग्राउंड जानने का. वी वर स्ट्रेट टू द पॉइंट. एंड वहां पे हम लोग कभी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर पाए. तो वो मुझे जब पता चला, आई रियलाइज दैट. मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की. उन्होंने मुझे, आपका एक इंश्योरेंस कंपनी पे आपने यहाँ पे ज्वाइन करी थी? मैंने यहाँ पे, हाँ जी. तो मैं एक बार सर की रिवर्स, सॉरी थोड़ा बहुत लंबा हो गया. कनाडा मैंने इसीलिए चूज किया क्योंकि मेरा फैमिली यहीं पे था.
भाई मेरा यहीं पे था, ही वॉज अ बिग सपोर्ट, क्योंकि वो ही वॉज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, तो मैं डायरेक्ट आके उसके घर में रहा मैं इनिशियली। एंड देन दो चीजें मैंने कनाडा में की, वो ये है कि कभी भी मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं किया भाई के बदौलत, कि उन्होंने मेरे को एक गाड़ी दी शुरू शुरू में, दैट वाज अ बिग हेल्प। एंड आई वेंट फॉर माय G2 राइट अवे, क्योंकि मेरे पास पहले का एक्सपीरियंस था, तो बेस्ड ऑन दैट अभी शायद से रूल्स चेंज हो गए, वी वेंट फॉर माय G2 राइट अवे। बट द सेकंड थिंग, द बिग सपोर्ट वाज द हाउस, राइट। तो फिर भाई ने बोला कि भाई इधर रेंट वेंट मत कर, लेट्स बाय अ हाउस। तो वहीं से वो कॉन्सेप्ट इनबिल्ट हो गया कि यहाँ पे रेंटिंग से बेटर बाइंग है। Even at that time, like I'm talking about 2002, 2003, until 2010, we were together like a joint family. So obviously, जब families बड़ी हुई, then I bought my own house, he bought his own. But that was a big help. So that helped me, like understand कि यहाँ पे रियल एस्टेट में बहुत दम है, बहुत जबरदस्त दम है। तो तब बिल्कुल, और तब उन्होंने घर लिया था मेविस और डेरी के एरिया में, अभी तो बहुत ही हॉट है। उन्होंने, मेरे को याद है, ही सोल्ड इट फॉर 285 एंड ही वाज जंपिंग कि इतना अच्छा प्राइस मिल गया। तो इफ वी हैड द क्रिस्टल बॉल, नाउ दोस हाउसेस आर गोइंग फॉर 1.2। सो आप देखो कि कनाडा में ये है, ये पोटेंशियल है। और जिसने ये पोटेंशियल समझ लिया, उसके लिए इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक मनी और इवन ग्रो इक्विटी इन देयर ओन हाउस। बट उससे क्या हुआ कि हमारे पूरे फैमिली में कोई बिजनेस किया ही नहीं था, एवरीबडी हैड वर्कड। तो जब आई रिमेंबर व्हेन आई वाज लीविंग माय जॉब फ्रॉम ताज, एंड ताज वाज अ बिग नेम इन इंडिया, डैड आस्क्ड मी लाइक 3 times, आर यू श्योर यू गोना लीव अ जॉब? तो वहां पे वो लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे कि कोई जॉब छोड़ के दूसरा जॉब। अभी तो खैर इट हैज स्टार्टेड, द ट्रेंड हैज स्टार्टेड कि लोग जॉब स्विच करते हैं फॉर बेटर पे एंड ऑल दैट। तो वहां पे है ना, तो वहां पे कंफर्ट जोन में करेक्ट, थोड़ा सा स्टेबल। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 90s। तो वहां पे मेरे चाचा जितने भी ताऊ और जो भी हैं, राइट, दे नेवर लेफ्ट अ जॉब, दे डिड द होल जॉब फॉर द एंटायर लाइफ, और वहीं से रिटायर हुए और वहीं से आगे उन्होंने वो किया, राइट, बट दे नेवर लेफ्ट अ जॉब। तो फॉर देम, फॉर मी टू लीव अ जॉब वाज अ बिग डील, और वो भी यूर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज, जॉब छोड़ के, दैट वाज काइंड ऑफ अनइमेजिनेबल एट दैट टाइम। बट सिमिलर टू हिज स्टोरी, ऑस्ट्रेलिया में जाके भी मतलब आई कुड नॉट डिपेंड ऑन माय पेरेंट्स मनी टू कम। उन्होंने बोला भैया हमने तुमको उड़ा दिया है, आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, राइट। तो आई कुड नॉट लुक बैक टू देम फॉर एडिशनल सपोर्ट। तो वहां पे आई वर्कड एज अ शेफ, 3 जगह मैं काम करता था। सुबह 6 बजे मैं जाता था रिजेस में, वहां पे ब्रेकफास्ट शेफ था। दोपहर को आई यूज्ड टू कम टू हिल्टन, so I used to handle the dinner, and studies भी कर रहे थे, and because I had already studied most of it in back home in India, तो मेरे लिए काफी easy था वो जर्नी। Study was not a big challenge for me, और मेरे grades भी बहुत अच्छे रहते थे तब कॉलेज में ना। तो फिर on weekends I had another job, तो 3 जॉब जगल करता था। बट ऑल ड्यूरिंग ऑल दी स्ट्रगल, एक चीज मैंने हमेशा रखा अपने लिए, एक दिन मैंने रखा वीक में अपने लिए, हमेशा। No matter how busy, how much money they're offering, I always kept one day to charge my batteries, because that was very difficult. Chef का काम बहुत difficult है. Those who are chefs, they would relate to me कि chef का काम कितना difficult होता है. And it's a very thankless job. You are as good as your last meal. True. Right? Yes. तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप जब से कनाडा आ रहे थे दोनों से, तो आपने कोई एक अपनी इमेज सोची थी कि आप इस टाइप के जरूर बनना चाहेंगे? जैसे होता है ना, आप जैसे अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि आपको अब ग्रो करना है, यहाँ से आगे मेडिकल प्रोफेशन से आगे निकलना है, आपको भी आगे अपनी, जैसे आपने हायर स्टडीज ऑस्ट्रेलिया में परस्यू करी, तो आप जब कनाडा आ रहे थे तो आपका मेन कोई लॉन्ग टर्म गोल आपने रखा हो, कोई आइडेंटिटी रखी हो? मैं जब कनाडा आया था, आई वाज लाइक mid-20s, राइट। और उस टाइम पे तो मैं पूरा, मतलब जैसे बोलते हैं ना, आई पुट इट ब्लंटली, पूरा पंगा लेने के लिए आया था मैं कनाडा में, मतलब। और हमेशा व्हाट आई हैव डन इन लाइफ इज, जब भी आई हैव कमिटेड टू समथिंग, आई हैव कट ऑल स्ट्रिंग्स बिहाइंड। तो मेरे को ये पता ही था कि आई एम हियर फॉर लॉन्ग टर्म एंड आई एम हियर फॉर गुड। जो भी होगा यहीं पे होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। कश्तियां सारी जला, हाँ, कश्तियां जला के आया था मैं। इवन जब रियल एस्टेट में आया था, लोग यही बोल रहे थे, यार हर एक फैमिली में तो 4 रियल्टर होते हैं, क्या करना है तुमने जाके। ये आफ्टर नोइंग ऑल दैट,
फिर भी मैं, जैसे इसने भी कश्तियां जला के, हमने एक ही दिन जॉब छोड़ा एक्चुअली जिस दिन हमने स्टार्ट किया। मिले कैसे? दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं थोड़ा उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। मैं आया 2012 में कनाडा, और 2017 तक मैं जॉब में था, और जॉब अच्छा कर रहे थे, प्रोग्रेस किया, जॉब के अंदर भी प्रमोशन हुए। लेकिन उस टाइम पे मुझे लगा कि डेफिनेटली हमें कुछ करना चाहिए, डेफिनेटली बेटर। तो मैंने एक शायद कोई प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया था, थोड़ा उसमें प्रॉफिट बना था, आई थिंक 30-40,000। बट वो मेरे दिमाग के अंदर एक चुंबक के माफिक अटक गई थी वो बात, कि पूरे साल अगर काम करने के बाद यहाँ पे 70, 80, 90, 100,000 बनते हैं, लेकिन अगर रियल एस्टेट के अंदर अगर अच्छा काम किया तो आप बहुत कुछ बना सकते हो। अनलिमिटेड पोटेंशियल, अनलिमिटेड पोटेंशियल। आप 500,000, $500,000 भी बना सकते हो, आप 1 मिलियन भी बना सकते हो, आप 5 मिलियन भी बना सकते हो एक साल का। 100% पॉसिबल। डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। तो उस टाइम पे हमने क्या किया कि मैंने मेरा एक 2012 में जब मैं आया था, मेरा एक दोस्त था मोहम्मद करके, वो मुझे मिला उस टाइम पे। उसने बोला, मोहसिन तुम रियल एस्टेट का लाइसेंस क्यों नहीं लेते? और मैं बोला, यार मेरा फील्ड कंप्लीटली मेडिकल का है, और मेरे पास कोई रियल एस्टेट की स्किल नहीं है, आई कैन नॉट सेल एनीथिंग। एंड ही सेड, यू नो व्हाट, डोंट थिंक लाइक दैट, जस्ट ट्राई। आप लाइसेंस करो, लो, आप अप्लाई करो, लाइसेंस लो, एंड देन सी के कैसा होता है, अगर ठीक लगता है तो ठीक है। तो उसने बहुत पुश किया। तो उस टाइम पे हमारी एक दोस्त थी जिससे मेरी बात हुई, शी वाज टीचिंग रियल एस्टेट के कोर्सेस। तो उससे मेरी बात हुई, उसके साथ पढ़ाई चालू की। तब उस टाइम पे एक वॉन के अंदर एक प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था, वॉन के अंदर आइकॉना कॉन्डोस, उसका सेल्स इवेंट चल रहा था। तो जो मेरी दोस्त थी, उन्होंने बोला कि मैं एक सेल्स इवेंट कर रही हूँ, तू आजा थोड़ा सीख ले। मैं गया उस टाइम पे, ये बंदा बैठा हुआ था। मेरी कभी इससे बात नहीं हुई, कभी कोई कनेक्शन नहीं, कोई बैकग्राउंड का कुछ भी पता नहीं। शी इमीडिएटली केम ऑन माय टेबल एंड से के, मोहसिन तुम्हें काम तो करना है ना रियल एस्टेट के अंदर, तूने अभी तो लाइसेंस लिया है, बट काम तो करना पड़ेगा, सीख के क्या, तेरे को अप्लाई भी करना पड़ेगा, तो तू टीम में काम कर। बोला, यार मेरा खुद का ठिकाना नहीं, मेरे साथ काम कौन करेगा? तो उसने इमीडिएटली सिड की बात की कि व्हाई डोंट यू गाइस जॉइन टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। मैं बोला, यार ना बात का पता, ना रियल एस्टेट का पता, ना बंदे का पता, ना मेरा पता, खुद का मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। शी सेड, जस्ट डू इट, देखो अगर होती है बात, बनती है तो बनी, तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। हमने बोला ठीक है, चलो ट्राई करते। तो हम लोगों ने फिर उसके साथ रह के समझना चालू किया। उसने, वो जब भी कोई इवेंट होता था, हमें साथ में लेके जाते थे। तो हमने भी फिर धीरे धीरे स्ट्रगल करना चालू किया। बाद में पता चला कि भाई रियल एस्टेट में यहाँ पर तो आपके जैसे और 70,000 रियल्टर्स है, और ब्राम्पटन में हर एक घर में रियल्टर है, तो आपकी बात बनने वाली नहीं है। फिर वो बात भी हमारे दिमाग में लग गई। मुझे पता है कि सिड और हमने एक ही दिन रिजाइन किया था, एक ही दिन, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि सैटरडे संडे से बात नहीं बनने वाली, ये वीकेंड का काम है ही नहीं, दिस इज नॉट पार्ट टाइम। और हमने जो लीप ऑफ फेथ लिया था ना, उसके बाद हमारे पास, दोनों के पास, वो भी एक अच्छा सा जॉब कर रहा था, मैं भी एक अच्छा सा जॉब कर रहा था, हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। हमने एक ही सेकंड ऑप्शन रखा था, उबर का, कि अगर हम लोग रियल एस्टेट में सक्सेसफुल नहीं गए तो हम रात को उबर चला लेंगे, वर्स्ट केस सिनेरियो। तो वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और हमने रात को, मेरा रेजिग्नेशन इसने ईमेल किया था रात को, एंड दैट वाज द डे। उसके बाद हमें तकरीबन 6 महीने का और स्ट्रगल पड़ा। हम एवरीडे मॉर्निंग में 8 बजे तैयार होते थे, सूट बूट लगा के, हम लोग डाउनटाउन जाते थे, $35 का पार्किंग और $15 का बर्गर। शाम को वापस आते थे, बीवी बोलती थी कितने सेल करके आए। तो वो भी हमने बहुत देखा। हम बिल्डर का ऑफिस जाते थे, बोला हु आर यू, हमने बोला यार वी आर एन एजेंट। बोला यहाँ पे अभी प्लैटिनम इवेंट चल रहा था, हमने तभी वो भी पता नहीं था कि प्लैटिनम एजेंट क्या होता है, प्लैटिनम रियल्टर का स्टेटस क्या होता है। मैंने वो पीरियोडिक टेबल पे देखा था क्या प्लैटिनम एजेंट भी स्टेटस, मतलब वो हमारी वो गिनती नहीं होती थी उसमें ना। बट हमने एक चीज रखी कि कंसिस्टेंसी रखना है, कुछ भी हो जाए। हमने जाना, हर दिन जाते, बारी बारी जाते। वो भी तंग होके बोलते एक काम करो, आप अंदर आओ, एक टेबल पे बैठो, लेकिन हमें डिस्टर्ब मत करना, हमारा इवेंट चल रहा है। मैं बोला नो प्रॉब्लम, हमें बस इतना ही चाहिए। हम गए अंदर बैठे, जो प्लैटिनम एजेंट्स अपने क्लाइंट्स, उनके भर भर के क्लाइंट आ रहे हैं, 15 क्लाइंट, 25 क्लाइंट। और हम दोनों सोचे कि साला हमारा खुद का ठिकाना है, हमारे साथ बाय कौन करेगा, और बाय करने के बाद, रेडी होने के बाद सेल्स इवेंट पे कौन आएगा। तो हम धीरे धीरे बात करना चालू किए सबसे। कुछ रियल्टर्स बहुत अच्छे दोस्त बन गए, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। धीरे 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 हमने अलग अलग एरिया एक्सप्लोर करना चालू। हमें इतना पता चला कि हमारा स्ट्रेंथ है प्री कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन में हमें आगे बढ़ना है, लेकिन कौन से एरिया में काम करना है, कहां से चालू, वो भी वी वर नॉट श्योर।
तो हमने अलग अलग एरिया एक्सप्लोर करना चालू कर दिया। मुझे पता है कि मेरा एक दोस्त था, उसने एक प्री कंस्ट्रक्शन की एक प्रॉपर्टी बाय की थी वेलेंट के अंदर, वेलेंट नायग्रा एरिया के अंदर। तो उसने बोला मोहसिन ये घर मुझे बेचना है, आप लिस्ट पे लगा दो। अब मैंने बोला यार सॉरी, फ्रेंकली स्पीकिंग तू मेरा दोस्त है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे सेल करना अभी तक नहीं आता है, आई एम स्टिल लर्निंग। मुझे ये भी पता नहीं है कि फॉर्म कौन से फिल करना है, मुझे ये भी पता नहीं कि डील नेगोशिएट कैसे करते हैं। उसने बोला मोहसिन डोंट वरी, तू ऐसा समझ कि मैं तेरा दोस्त हूँ और ये मैं तेरे को सीखने की एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। बोला यार आई गॉट सरप्राइज कि बोला यार ठीक है हम ट्राई करते। हम दोनों ने ड्राइव चालू किया टोयोटा कोरोला के अंदर। हम ड्राइव कर रहे साला वेलेंट ही नहीं आ रहा है हमें। मतलब फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू वेलेंट, मुझे लगा कि शायद बॉर्डर क्रॉस करके यूएस ना चले जाऊं, क्योंकि आई वाज ड्राइविंग सिंस लाइक ऑलमोस्ट, और मैंने सोचा कि यार दिस इज टू फार। मैं पूछ रहा था अरे श्योर यहीं पे आ रहे हैं हम लोग। मैंने बंदे Listing को करने वापस के लिए। फोन किया दोस्त को कि सॉरी यार यू नो इट्स नॉट वर्थ अवर, जो गैस का हमारा जो बिल आएगा वो काफी ज्यादा आएगा और हमें पता है हमारे से ये प्रॉपर्टी बिकनी नहीं है। बोला डोंट वरी मोहसिन, जस्ट सीख, तू सीखेगा, ये इससे कुछ ना कुछ तू सीखेगा लाइफ के अंदर और तेरे को बाद में काम लेगा। ठीक है, हमने चालू किया, 2 महीना 3 महीना सेल पे कोई ऑफर नहीं आई, अचानक एक ऑफर आ गई, हमने बेच भी दिया। अब बेचने बाद सोल्ड का साइन लगाने के लिए भी वी वर नॉट रेडी टू गो, क्योंकि $60 का फॉर सेल का साइन और $10 का सोल्ड का वो ऊपर लगाने का बोर्ड। हमने बोला कि $70 का तो हमारा गैस प्लस गैस। तो हम बोला कि यार लेबर को बोला कि आप जो वो बोर्ड उठा के आप उसको डिस्ट्रॉय कर देना, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ। हमने बोला सेल हो गया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर उस बंदे ने भी हमें वापस बोला कि यार देखो अभी ये अपॉर्चुनिटी है, उसको पूरा यूटिलाइज करो, वहां पे जाओ देखो। हमने बात किया, सेट बोलते हैं चलते हैं। मेरे को ये लगा कि चलो वो लाइफ का पहला सेल था तो हम लोग बोर्ड तो लेके ही आना चाहिए ना, तो वी मेड द ट्रिप। तो वो जो हमने लास्ट ट्रिप मारा जो बोर्ड लाने के लिए, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। वहां हम गए थे, ऐसे ही ऐसी गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, तो हम लोग गए वहां पे, तो हमने देखा बोर्ड पड़ा हुआ था, तो हमने गाड़ी में रखा और देखा आसपास क्या है। और वहां पे फील्ड में मतलब सर्विसिंग हो चुकी थी, घर बन रहे थे कुछ। तो मैं मोहसिन को बोल रहा इधर कौन रहता है यार आगे, है ना वेलेंट में। लेकिन था वो सेल्स सेंटर था, तो हम लोग घुस गए अंदर। तो वो जो सेल्स की जो वहां पे मैनेजर थी, उन्होंने बोला हाँ ये सारे लॉट्स हैं, और थोड़ा सा कोल्ड सा ही बिहेवियर था उसका उस टाइम पे, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं था और हम लोग भी थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं थे एट दैट टाइम, राइट। 3 लाख के डाउन, लेकिन हमने उधर बोल दिया जाके कि भाई हम बेच देंगे, कोई प्रॉब्लम, कंप्लीटली फ्री। 2 स्टोरी का घर आपको 3 लाख के अंडर के प्राइस में मिल रहा था। एंड वी वर लाइक कि करे ना करे कौन बाय करेगा, बट हमने फिर वो एक दिमाग में हमारा स्टक हो गया कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, उस पर हम कुछ कर सकते हैं। हमने यू वोंट बिलीव, हमने उस साल सिड ने वहां पे 150 से ज्यादा घर बेचे। पहले वाला बिका, उसका भी स्टोरी है। तो 2 वीक तो हमने तो वहां पे बड़ी बोल दी जाके कि हम तो फोड़ देंगे, हम बेच देंगे सब कुछ, राइट। तो 1 वीक गया, दूसरा वीक गया, तो वो बंदा आया हमारे पास, व्हाट्स गोइंग ऑन, कितना तुमने बोला था 4 घर बेचोगे, एक भी नहीं बिका, राइट। तो हमने बोला भैया थोड़े पैसे पूसे जोड़ के ना हम खुद ही ले लेते। तो हमने अपने दोस्त के नाम पे एक घर लिया वहां पे, और हमने उनको दिखाया कि देख एक सेल हो गया। तो वो जब आप खुद लेते हो एक प्रोजेक्ट में, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट। देन यू बैक अप योर व्हाट यू आर सेइंग। तो फिर हमने ऑब्वियसली सोशल मीडिया में जब बात की इसकी कि हमने लिया है, ये प्राइस पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, 3.5 लाख के थे घर, 3 लाख के भी थे। तो वहां पे फिर एक बार 1 brought 2, 2 brought 4, ऐसा ना आके फिर उस पे हमने जी जान लगा के पूरा साल जी जान लगा के ये प्रोजेक्ट पे काम किया। हमने 3-4 और प्रोजेक्ट पिक किए, हमने पूरा नायग्रा एक्सप्लोर किया। ऑन एन एवरेज 150 से ज्यादा सेल हो गई सिर्फ बिटवीन 2 ऑफ अस। और फिर देयर वर सो मेनी अदर रियल्टर मेंबर्स, उन्होंने बोला कि यार आप लोग कर क्या रहे हो, और वी सेड कि हम लोग बस कंसिस्टेंसी, हमारा एक ही काम था, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, ये छोड़ना नहीं है कि आपको कुछ भी हो जाए। रियल एस्टेट इज अवर प्रायोरिटी। आप रात को 2 बजे बोलो, सुबह में 5 बजे बोलो, वी विल नेवर एवर गिव यू एनी एक्सक्यूज होते हैं, आप 5 बताओ, मैं आपको 5 बताता हूँ। बट ये चीज हमने डे 1 से पकड़ी थी। देखो रियल्टर्स 70-80,000 रियल्टर्स हैं। अगर आपको इस मार्केट में काम करना है, मैंने देखा है रॉजर्स का अगर आप $100 का बिल ज्यादा दे दो ना, लोग सू कर देते हैं। अगर आपको $1 मिलियन का घर बेचना है तो यू नीड दैट डिसिप्लिन, यू नीड दैट नॉलेज, यू नीड दैट एक्सपीरियंस, सो यू नीड दैट ये वैल्यूज को आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और तब जाके आप क्रॉस करते हो $500,000, मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उस टाइम पे काफी टीम मेंबर्स दे केम एंड उन्होंने बोला कि हमको आपके साथ काम करना है। तो वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। 3 बंदे हुए, 6 बंदे हुए, 10 बंदे हुए।
देन हमने अलग अलग ब्रोकरेज में काम किया। फाइनली टीम मेंबर का जो बहुत सारे टीम मेंबर और भी आके ज्वाइन करना चाहते थे, देन हमने एक ब्रोकरेज का एक फ्रेंचाइज ले लिया, वहां पे हमने एक टीम बड़ी बनाई। आज हमारे पास 50 मेंबर है। हाँ जी। तो मैं एक्चुअली ये पूछना चाहता था, जैसे आपने बताया था कि आपको स्टार्टिंग में जैसे काम नहीं मिल रहा था, आप बार बार आप ट्राई कर रहे थे, इवेंट्स पे जा रहे थे, आपने बताया था वो प्रीमियम इवेंट पर भी आप गए थे, तो आपको कोई वहां पर मेंटोरिंग के लिए भी मिले? जैसे आपने बताया कि आपके कुछ रियल्टर्स आपके फ्रेंड्स भी बने, तो ऐसा कोई एक मेंटोर आप दोनों के बने हो या कोई आपके अलग अलग बने हो जिसने आपको बहुत गाइड किया हो, उसे मेंटली भी और आपको इंडस्ट्री में और नॉलेज गेन करने में? फ्रेंकली स्पीकिंग, ये रियल एस्टेट का इंडस्ट्री ऐसा है कि आपको ट्रू और सही मेंटर मिलना बहुत ही मुश्किल है, और वो स्ट्रगल हमने भी बहुत फेस किया। नोबडी वांट्स टू एक्सप्लेन और डिस्प्ले द स्ट्रेटजीज एंड एवरीथिंग, बट उसके बाद भी हमें कुछ दोस्त बहुत अच्छे मिले जिन्होंने हमें बहुत अच्छा मोटिवेट किया। उन्होंने मेंटल बहुत सपोर्ट दिया। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसने बोला मोहसिन तू लाइसेंस ले, तू कुछ करेगा। अब ही हैड नो आइडिया कि मैं कुछ करूंगा नहीं करूंगा, मुझे भी पता नहीं था। बट देन ऐसे दोस्त हमें बहुत मिले जिन्होंने कोई ना कोई जगह पे जहां पे हम गलत जा रहे थे बोला मोहसिन सेठ यहाँ पे तुम गलत जा रहे हो, थोड़ा इसको करेक्ट कर लो। आज भी हमारी लाइफ में ऐसे कुछ बंदे हैं जो कॉन्स्टेंटली हमें गाइड करते रहते हैं। नॉट आई वुड से पूरा फुल टू मेंटरशिप नहीं, क्योंकि मेरा मेंटर अगर मैं बोलूं तो सेड ही है। तो हमें कॉन्स्टेंटली हमारे पास दोस्त ऐसे बहुत अच्छे हैं जो हमें कभी ना कभी जहां पे भी हम गलत जा रहे हैं हमको। और प्री कंस्ट्रक्शन का मार्केट ऐसा है ना कि इसमें जो प्लैटिनम एजेंट्स हैं वो थोड़े लिमिटेड ही हैं, तो वो एक दूसरे को जानते हैं, तो वो वहां पे एक अच्छी नेटवर्किंग हो जाती है। तो मैं तो ज्यादा फोकस करता हूँ नायग्रा की तरफ, लेकिन मोहसिन इज द फेस ऑफ आवर बिजनेस, जैसे जहाँ पे प्लैटिनम एजेंट्स ज्यादा हैं, तो मोहसिन की नेटवर्किंग बहुत अच्छी है उनके साथ। तो कभी भी कोई काम होता है ना, एज अ टीम वो कर लेते हैं आपस में मिलजुल के। तो कोई भी बिल्डर, कोई ऑब्जेक्टिव बिल्डर का कोई टारगेट होता है या कुछ ऐसा होता है, या इनको एलोकेटेड यूनिट्स मिलती हैं तो उनको सेल करना होता है, तो वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो ये ऐसा एक नेटवर्किंग है हमारा जहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट भी है और लोग एक दूसरे को गाइड भी करते हैं, तो दैट कम्युनिटी इज देयर। और हमारी टीम के बीच में हमने बहुत ही फैमिली एटमोस्फियर रखा है। वी कैन टॉक फ्रीली। हम लोग कभी भी डिनर साथ में करते हैं, कई बार हम लोग लंच साथ में करते हैं, हम लोग पिकनिक के लिए साथ में चले जाते हैं, और बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही फैमिली एटमोस्फियर रखा है। एवरीबॉडी इज टोटली फ्री देयर, और हम लोग आइडियाज को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं और उसको शेयर भी अच्छी तरह से करते हैं। और हम लोग ऑलवेज ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहे। ये पिछले 2 साल का जो स्ट्रगलिंग पीरियड था उसमें भी वी वर कॉन्स्टेंटली एक्टिव। और आज भी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो वैल्यूज, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यूज चाहिए रियल एस्टेट के अंदर काम करने के लिए। कंसिस्टेंसी, अगर आप अभी मुझे बोलते हो कि फोर्ट एरी के अंदर किसी क्लाइंट को रेंटल के लिए घर चाहिए, मैं वो नहीं सोचूंगा कि वो अगर फोर्ट एरी चलने में मुझे 3 घंटे लगेंगे और वहां से मुझे $800 मिलेगा तो मेरे गैस का, मैं कभी नहीं सोचूंगा। रियल एस्टेट की बात है, डजंट मैटर कि वहां से क्या रिटर्न मिल रहा है, आई विल गो एंड गेट इट डन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन। कि मुझे फैमिली के अंदर किसी को घर पे ड्रॉप करना है या फैमिली में मुझे जरूरत है, ऑफ कोर्स फैमिली इज देयर, बट हमारी प्रायोरिटी इज 100% रियल एस्टेट। और ऐसा भी होता है कि हम फोर्ट एरी ड्राइव करते हैं तो क्लाइंट लास्ट मोमेंट में बोलता है यार प्लान कैंसिल। ऐसा भी हो चुका है, कई बार होता है। हो चुका है। बट हम जाते हैं तो हम वो टाइम हम यूटिलाइज करते हैं कि कुछ लोगों से मिल लें, कुछ पुराने क्लाइंट से मिल लें, है ना, उनको हाय हेलो कर ले, तो वो फिर रेफरल आगे कर देते हैं कि भाई तो कभी भी हमारा वो जाया नहीं होता, वो जो ट्रिप है। अच्छी अप्रोच है एक्चुअली। ये अपने पुराने क्लाइंट से आप बात कर रहे हैं और उनसे रेफरल भी मांग रहे हैं, ये एक्चुअली वर्क काफी करती है, क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है सेल्स का, तो मैंने देखा है कि अगर आप रेफरल लो तो बहुत ज्यादा चलता है। वर्ड ऑफ माउथ जो है एक्चुअली, ये मार्केटिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यू हैव टू टर्न द नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव्स। जो भी है आपका अपॉर्चुनिटी है कि आप एक्चुअली गए हो, फिजिकली नायग्रा में गए हो, इतना दूर गए हो, चलो क्लाइंट ने कैंसिल कर दिया, ठीक है, जस्ट टेक अ ड्राइव डाउन नायग्रा, एटलीस्ट अपने आप को एंटरटेन ही कर लो, फॉल्स चले जाओ, है ना। हाँ जी, स्टेट का स्पेशली क्लाइंट के साथ कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। प्री कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि क्लाइंट नॉर्मली दे डोंट केयर अबाउट किस एजेंट या किस प्लैटिनम ब्रोकर से वो यूनिट खरीद रहा है, बिकॉज अगर आपने फोन नहीं पिक किया वो ही विल गो फॉर द नेक्स्ट, अगर आपके पास यूनिट नहीं ही विल गो फॉर द नेक्स्ट, ही विल नॉट केयर अबाउट वो किससे बाय कर रहा है। लेकिन सिड का कनेक्शन क्लाइंट के साथ इतना स्ट्रांग है कि हमारे रिपीट इन्वेस्टर क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे। आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि आपने पहली सेल दोनों ने इकट्ठी करी, तो आपने उसका पेचेक दोनों ने शेयर किया या कैसे हुआ था, उसका आपने कैसे स्पेंड भी किया, मैं वो भी जानना चाहूंगा।
well, ये तो हमारा वो है कि जो भी अगर एक पैसा भी आता है वो डिवाइड हो जाता है दोनों में। कि उस सेल का जब चेक आया था ना, तो मैंने पहली बार वो लेके मैंने वाइफ को दिखाया था, क्योंकि हमने ये फैमिली में क्या था कि मोहसिन, सबसे पहले तो तू इंडिया से निकला, सऊदी पहुंचा, ऑलरेडी डॉक्टर था, चलो हम समझे ठीक है, तूने वहां पे भी अच्छा काम किया। सऊदी छोड़ा, तू आ गया कनाडा, तेरे को जाना था यूएस और वहां पे डॉक्टर बनना था, चलो ठीक है, तू कनाडा आ गया, तूने चलो कनाडा आके डॉक्टर जो मेडिकल लाइन में नहीं गया, बट तूने क्लिनिकल रिसर्च किया, चलो वो भी समझ में आता है। फिर बाद में अचानक तेरे को रातों रात क्या हुआ कि तूने बताया नहीं हमें, फैमिली का मैसेज दे रहा हूं मैं आपको, कि तूने हमें बताया नहीं कि तूने रिजाइन कर दिया। मैंने 1 हफ्ते बाद घर पे बताया। आई वॉज नॉट इन दैट स्टेट कि मैं एटलीस्ट फैमिली को शेयर कर पाऊं, क्योंकि वो तो मुझे पागल ही समझेंगे। तो दे वर सेइंग कि ठीक है, ये करने के बाद भी तूने 1 हफ्ते के बाद हमें बताया, और तूने वो कंप्लीटली छोड़ के, और वो भी तू ऐसे फील्ड में गया जहां पे ऑलरेडी 70-80,000 रियल्टर्स मार्केट में है, जहां पे टोटल अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है और चांसेस आर वेरी लो ऑफ सक्सेस। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब तेरे को ये बात करना ही हम छोड़ देते हैं, तुम्हें जो ठीक लगे, तुम्हें जैसे ठीक लगे तुम करो, विल नॉट हम आपको बहुत वो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो दे गिव अप ऑन मी। तो वो पहला चेक लेके मैंने फैमिली को दिखाया था। आई कैन स्टिल रिमेम्बर दैट। तो आपको वैसे जैसे आपने कई सारी प्रॉपर्टीज बेची है, कई बार होता होगा कि भाई ये प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा अच्छी है कि मैं ही खरीदता हूँ। जैसे आपने बताया कि आप खरीदते तो हैं खुद भी प्रॉपर्टीज, बट कई बार होता है कि भाई मैं ही खरीद लेता हूँ, या आपको कभी कोई ऐसा कोई सिनेरियो है? हमने जितने भी प्रोजेक्ट पिक किए, फ्रेंकली स्पीकिंग, ऑलमोस्ट 80% प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्टमेंट किया है। 80% प्रोजेक्ट हमने खुद बाय किए हैं। तो जब हमारा खुद का 100% सेटिस्फेक्शन होता है, फिर उस प्रोजेक्ट को हम अच्छी तरह से मार्केट करते हैं, अच्छी तरह से उस पर काम भी करते हैं। बट कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, दे आर वेरी वेरी गुड, वेरी सॉलिड लोकेशंस। अगर आप देखो, अगर उसका फ्यूचर ग्रोथ देखो, बिल्डर की हिस्ट्री देखो, 10 साल की पुरानी हिस्ट्री, 15 साल की फ्यूचर की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की लाइनअप, इतने सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं ना। दीज आर द प्रोजेक्ट्स जहां पे आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली हम इन्वेस्ट करते हैं, बट सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स में करते हैं। और 80%, जैसे मैंने आपको बताया, 80% प्रोजेक्ट्स में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। और इन सब चीजों में बिल्डर की तरफ से भी काफी इंफॉर्मेशन आती है हमारे को, क्योंकि उनका भी रैशनल सुनना बहुत जरूरी है कि आपको क्यों लगता है कि जो प्राइसेस आपने रखी हैं दीज आर फिजिबल और नॉट। तो वो फिर हमको दूसरे एंगल से समझाते हैं। इट ओपन्स अप आवर माइंड इन लॉट ऑफ वेज कि हम लोग वी अंडरस्टैंड द होल थिंग कि उनके पास भी एक स्टोरी है। हम लोग तो एज अ बायर सोचते हैं, करेक्ट, जब भी हम खरीदने जाते हैं, बट वो लोग खरीदते हैं लैंड डेवलपर से। तो उनकी कॉस्ट एनालिसिस और उनका जो कॉस्ट डायनामिक्स है उनको समझना भी जरूरी है। क्योंकि अगर एक क्लाइंट मेरे को बोलता है यार ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसको रैशनल देना पड़ता है कि भाई एक्सपेंसिव है तो क्यों है, आइदर लोकेशन की वजह से है, या बिल्डर ने लैंड इतने में लिया था, उसका बिल्डिंग कॉस्ट अभी राइज हो रहा है, राइट। इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना होगा। और इसीलिए प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले हमारी फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होते रहते हैं बिल्डर के साथ। इन दोज मीटिंग्स हम लोग उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। सिड का काफी बिल्डर्स के साथ इतना क्लोज कनेक्शन है कि प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले फ्लोर प्लान पे सिड उनके साथ बैठ के डिस्कशन करता है कि ये फ्लोर प्लान बेटर रहेगा, उसमें ये करेक्शन करना चाहिए। तो अब आपको आपने वैसे इतने कम टाइम में, जैसे आपने बताया कि आपको पहला 1 साल तो जब रियल एस्टेट में स्टार्ट किया, आपको सेल करने में, पहली सेल करने में 1 साल लग गया था कुछ, और फिर आप उसका एक्सपेंसेस वगैरह कर रहे थे, तो आपने अपनी ब्रोकरेज खोलने का कैसे सोचा कि अब आपको कितने 5 या 6 साल हो गए? जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब हमने पहली सेल की, उसके बाद जब हमने नायग्रा में काम किया, देयर वाज द टर्निंग पॉइंट, जहां पे 150-200 सेल एक साथ में करना, कंसिस्टेंटली करना, फिर जाके बहुत सारे टीम मेंबर्स दे स्टार्टेड जॉइनिंग अस। वहां पे जाके टीम फॉर्म होना चालू हुई, 1 से 2, 2 से 4। हमारा कोई प्लान नहीं था टीम बनाने का, बट फ्रेंकली स्पीकिंग टीम बनाने से हमारा ग्रोथ स्काई रॉकेट हुआ है। तो द नेम ऑफ द गेम इज अ टीम। और उसके बाद देन वी थॉट के अगर एक ब्रोकरेज की फ्रेंचाइजी हो या एक ब्रोकरेज हो जहां पे हम अच्छी तरह से उनको ट्रेन कर सके, अच्छी तरह से हैंडल कर सके, तो तब जाके हमारा ये आइडिया है कि लेट्स ओपन अप अ ब्रोकरेज। कभी वैसे आपने कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसिडेंट हुआ है कि भाई जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही ना किया हो, आप कभी कोई सेल करने गए हो, कोई प्रॉपर्टी ऐसी मिल गई हो? होते हैं अलग अलग केसेस। मेरे साथ हुआ है। मैं गया था इटोबिको में, एक प्रॉपर्टी वहां पे एक बिल्डर का लॉन्च हुआ था, और हम लोग बहुत नए थे तब, वी वर वेरी न्यू। तो हमारी आदत थी कि हम लोग आधा घंटा पहले पहुंच के ना हम बैठ के देखते थे। तो वो ये नहीं था, ये बिजी था दूसरे प्रोजेक्ट में, तो मैं अपनी गाड़ी में उधर बैठा था, तो वहां पे देख रहा था कि जितने भी बड़े बड़े प्लैटिनम एजेंट सब लाइन में खड़े हैं। तो मैं तो इतना ही डिमोटिवेटेड था कि मैं लाइन में भी नहीं था,
तो मैंने एक बंदे को बोला यार जाते जाते मेरे को एक ब्रोशर पकड़ा देना, ठीक है ना, तो मैं यहीं पे बैठ के मैं देखूंगा, आई एम गोना ऑब्जर्व। तो वहां पे 3-4 घंटे तक मैं बैठा रहा। तो बिल्डर का इवेंट अभी खत्म हो गया था, तो मैं तभी भी बैठा था। मैं बोला यार मैं बेचूं तो बेचूं कैसे। और तब के टाइम में हम टॉकिंग अबाउट 2017 की बात कर रहा हूँ। और मेरे को काफी महंगे लग रहे थे टाउन होम्स वहां पे। हालांकि एरिया बहुत अच्छा था, हम्बर कॉलेज का एरिया था। तो वहां पे एक लेडी आई मेरे तरफ, मेरे को बोलती है आर यू एन एजेंट। मैंने कहा यस आई एम एन एजेंट। तो बोलती है वेल आई एम लुकिंग टू बाय। मैंने कहा ठीक है। और मैं ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं आई एम लुकिंग टू बाय, लेकिन कोई सीरियसली आता नहीं है। और फिर मैंने उनको बोला देखो मेरे पास ये फ्लायर है, प्राइस लिस्ट है, आप ले जाओ, मैं आपको शाम को फोन करता हूँ। तो बोलती नहीं नहीं नहीं, आई वांट टू बाय 3 यूनिट्स। वहीं पे बैठे बैठे वी डिड द सेल, 3 यूनिट हमने बेचे वहां पे बिफोर एनीबडी एल्स। तो वो दैट वाज अ वाइल्ड इंसिडेंट। ऐसा होता नहीं है, इट्स लाइक अ जैकपॉट, है ना। मेरे पास और एक तो एक्सपीरियंस ऐसे बट ऐसा हुआ है। बट इट वाज ऑन द डिफरेंट साइड, थोड़े यूनिक और आई वुड से थोड़े डिफरेंट काइंड के एक्सपीरियंस है, जहां पे मैं एक रीसेल प्रॉपर्टी का शोइंग कर रहा था। अब जब शोइंग करते हैं हम लोग पहले तैयार वैयार होके होते हैं, एक्साइट रहते हैं, थोड़े लॉक बॉक्स ओपन करते हैं, घर का दरवाजा खोला, हस्बैंड वाइफ है, हम लोग घर के अंदर घूम रहे हैं, अलग अलग एरिया देख रहे हैं। हम जब ऊपर मास्टर बेडरूम में गए, वी ओपन अप द, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हर एक चीज खोलते हैं, देख के दिखाते हैं। अगर किचन में भी जाते हैं तो अप्लायंसेस ओपन करके देखते हैं कि एवरीथिंग इज गुड। जब हम घर के अंदर पूरा घर देख रहे थे, अलग अलग एरिया देख रहे थे, बेसमेंट देखा, लिविंग डाइनिंग देखा, फैमिली देखा, जब हम ऊपर मास्टर बेडरूम में गए, एंड देन मास्टर बेडरूम में भी हम लोग जाके जब सारे क्लॉसेट वॉसेट भी एक बार जस्ट देख लेते हैं, ना भी देखो तो चलता है। एंड देन वी वर शॉक्ड, अंदर से एक बंदा निकला। वी स्लाइड द डोर एंड वहां से एक होमलेस बंदा बाहर निकलता है। एंड हम लोग इतना डर गए कि अब बात मत पूछो। एंड नोबडी एक्सपेक्टेड, नोबडी थॉट कि ये हो सकता है, और कैसे हुआ और कहां से हुआ। तो बाद में पता चला, एंड देन इट वाज अ शॉकिंग इंसिडेंट। बाद में पता चला कि घर का लॉक बॉक्स कोड किसी के पास था और होमलेस बंदा उस घर के अंदर रह रहा था। हालांकि घर देखने से हमें पता नहीं चला कि यहाँ पे कोई रह रहा है, ऑफ कोर्स। So there was one incident, and a second incident हमारे एक दोस्त है, बहुत ही सीनियर दोस्त थे, उनके साथ हुआ था। उन्होंने हमें नैरेट किया था पूरा स्टोरी, तो मैं थोड़ा इसीलिए बता रहा हूँ कि उनके साथ क्या हुआ था। जब वो शोइंग कर रहे थे, तो शोइंग करते करते टाइम पे वहां पे जो घर का ओनर है, घर के अंदर ही बैठा हुआ था सोफे पे, और जब वो शोइंग करा रहे थे तो उन्होंने पूरा घर जैसे हम देखते हैं, फिर से उन्होंने देखना चालू किया। किचन में गए, किचन के अप्लायंसेस देख रहे हैं। जब फ्रिज खोलने के लिए उन्होंने जस्ट हाथ रखा, तो जो ओनर सोफे पे बैठा था, उन्होंने बोला कि यू नो डोंट टच द फ्रिज। जस्ट फ्लैट रिएक्शन से उन्होंने एक ही मैसेज दिया, डोंट टच द फ्रिज। इट वाज अ चेस्ट फ्रीजर जैसे होता है ना नीचे से। सो चेस्ट फ्रीजर। ही सेड के ठीक है, उसने माइंड नहीं किया। हमारे जो सीनियर कॉलीग थे उन्होंने माइंड नहीं किया, बोला ठीक है अगर ओनर ना बोलता है तो नहीं करते। पूरा शोइंग खत्म हुआ, ही वेंट बैक टू द ऑफिस। 15 मिनट के अंदर पुलिस की 15 क्रूजर उनकी पूरी ब्रोकरेज के आसपास पूरी फैल गई है, पूरा एरिया कॉर्डन कर दिया। एंड देन 5 बंदे राइट अवे दरवाजा खोल के सीधा उनकी ऑफिस में। ही वाज लाइक सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, मैंने कुछ किया है। ही हैड नो आइडिया। पुलिस वाले आते हैं, उनके साथ 2-4 और अलग मेंबर्स भी है। दे स्टार्टेड इमीडिएटली आस्किंग क्वेश्चन, नो एक्सप्लेनेशन, क्या हुआ है क्या नहीं। उन्हें बोला आप 15 मिनट पहले कहाँ थे, कौन सा घर दिखाया, किन को दिखाया और कैसे दिखाया। तो वो पूरा नैरेट कर रहे थे। उन्होंने बोला आपने कुछ और देखा घर के अंदर। उन्होंने बोला कि शायद एक चीज वियर्ड हुई थी कि फ्रिज मुझे ओपन नहीं करने दिया था। एंड देन पूरा खत्म इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बिफोर दे लेफ्ट दे टोल्ड हिम कि फ्रिज के अंदर बॉडी, डेड बॉडी को चोप करके रख दिया गया था। डेड बॉडी को चोप करके फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। तो जब उन्होंने ये स्टोरी बताई ना, तो वी वर शेकिंग कि यार ये भी हो सकता है। सो ये सारे इंसिडेंट होते वंस इन अ वाइल, बट सबको डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, आपका नेटवर्क कैसा है, आप किन लोगों के साथ काम करते हो। जैसे अब आपको काफी एक्सपीरियंस हो गया रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, तो आपने कोई ऐसा नोटिसेबल डिफरेंस मतलब आपने देखा हो जब आपने स्टार्ट किया था और इस करंट टाइम पीरियड में? हमने जब स्टार्ट किया था तब काफी मार्केट बहुत हॉट थी तब, और तब कॉन्डोज पे काफी फोकस था, काफी अच्छे अच्छे लोकेशंस पे कॉन्डोज बिक रहे थे एंड दे वर सेलिंग आउट वेरी क्विकली। अभी देखो आफ्टर उसके बाद भी काफी साइकिल्स हो चुकी हैं, और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे अब थोड़ा सा टफ मार्केट है,
लेकिन एज वी नो कि मार्केट जब नीचे जाती है ऊपर भी जाती है, तो कल को ऊपर भी जाएगी. बट आज के सिचुएशन में जैसे मॉर्गेज रेट्स आर कमिंग डाउन वेरी स्लोली, स्लोअर देन व्हाट वी वुड हैव लव टू. 0.50 हम सोच रहे थे लास्ट टाइम, 0.25 नीचे आया, तो उससे ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है. लेकिन डाउन द लाइन डेफिनेटली पड़ेगा. और दिस इज प्रोबेबली आई वुड बाय अ हाउस इन दिस मार्केट. फॉर श्योर. मेरा तो यही मानना होगा कि अगर आपके पास होल्डिंग पावर अच्छा है ना, देन इट डजंट मैटर कि कौन से मार्केट में आप हो. मार्केट अगर आप ऊपर मार्केट में हो, अगर लो मार्केट में हो, दूसरा मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी खुद की अफोर्डेबिलिटी. इफ आई एम दैट सिचुएशन जहां पे मैं बाय कर सकता हूं, देन दैट इज द राइट टाइम टू बाय. डजंट मैटर कि मार्केट ऊपर है लो है, क्योंकि अगर आपने होल्डिंग पावर अच्छा रखा ना, देन यू आर द चैंपियन. और आपने कोई जैसे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा, जैसे कई सारे इवेंट्स हुए वर्ल्ड में, जैसे कोविड आया, लॉकडाउन हुआ था यहाँ पर कनाडा में भी, वर्ल्ड वाइड हुआ था. इवन रशिया यूक्रेन वॉर चला, गल्फ में इस टाइम वॉर चल रहा है. तो इन इवेंट्स का रियल एस्टेट पे क्या आपको कोविड में तो बहुत बड़ा फर्क ये पड़ा कि जब कोविड आया था तो हमको लग रहा था कि भाई हम तो अभी घर पे ही बैठने वाले हैं. लेकिन उसके बाद कुछ इमरजेंसी मेजर्स लिए थे गवर्नमेंट ने कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे किए थे टू हेल्प द रियल एस्टेट सेक्टर. सो उसमें क्या हुआ था कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, नायग्रा की मैं बात कर रहा हूँ, कि वी डिड रिकॉर्ड सेल्स इन दैट टाइम एंड मार्केट सडनली बिकेम हॉट इन 2021 2022 इश, राइट. और बिल्कुल फर्क पड़ा था और काफी सेल्स भी हुई थी और प्राइसेस ऊपर गई थी तब मार्केट में. उसके बाद अभी लेटली जो यूक्रेन वॉर्स और बाकी के वॉर्स हुए हैं, उसके लिए डेफिनेटली फर्क तो पड़ा ही है, क्योंकि शिपिंग में थोड़ा सा इशू आ रहे हैं, बिल्डर्स के काफी चीजें बैक ऑर्डर्ड हैं, प्राइस ऑफ मटेरियल हैज गॉन अप, थिंग्स लाइक दैट. तो दैट इज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ हाउस अभी. ओके. अभी आप वर्ल्ड वाइड की जो भी इवेंट होती है उसका डायरेक्ट नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो होता ही है. और कुछ इम्पैक्ट तुरंत ही महसूस हो जाते हैं, कुछ इम्पैक्ट ऐसे होते हैं जिसको थोड़ा टाइम लगता है, बट इफेक्ट तो आता है इंडस्ट्री पे फॉर श्योर. बट रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, अगर आप देखो तो पूरी कंट्री की इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर. कनाडा के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं, बट अगर आप देखो कि जो 100% इकोनॉमी है उसका जो कंट्रीब्यूशन देखो रियल एस्टेट का, दैट इज ह्यूज, यू कैन नॉट इग्नोर. तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन रियल एस्टेट सेक्टर. अगर रियल एस्टेट सेक्टर स्ट्रांग है, देन द कंट्रीज इकोनॉमी इज बूमिंग. बट एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि एवरी टाइम वी हैव अ चैलेंज in the market, whether be a war or something, it brings certain opportunities to for the investors or for the buyers or sellers. So you should be in that position to understand and recognize कि कौन सी opportunity है. They can be different ways of things that you can make money or whatever, invest. तो ये opportunities भी आती हैं because of these crises in the world. आपका मतलब माइंडसेट काफी, मैं कहूंगा, इम्प्रेसिव है. जैसे आप कह रहे हैं कि आपको मतलब एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो दिमाग थोड़ा खुला रखना होगा, कि सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना. एंड दैट अप्लाइज टू लाइफ एज वेल. लाइफ में जब आपको अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस आएंगी, उसके साथ आपके कुछ दरवाजे खुलेंगे भी जब बंद होते हैं तो, राइट. सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि कौन सी अपॉर्चुनिटी में हमको कितना इन्वेस्ट करना है अपने को. आई एम टॉकिंग नॉट ओनली मनी, अपना टाइम, एनर्जी एंड ऑल दैट, एंड कहाँ पे अपने को फोकस रखना है जहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म गेन्स हो. मैंने हाल ही में न्यूज सुनी थी, आई एम नॉट श्योर कि वो पूरी सच है कि नहीं, बट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये था कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब रिस्ट्रिक्ट कर दी है और कुछ एक्सेप्शंस रखे हैं. बट आपको लगता है कि ये कुछ इम्पैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये जो हाउसिंग क्राइसिस है इसके रिलेटेड? I think it is on the both side. I would not say कि completely positively impact हुआ है या negatively हुआ है. दोनों साइड पे impact हुआ है. Canadian real estate market काफी इमोशनल है और फियर एक होता है जो मार्केट के अंदर, फियर से मार्केट बहुत डाइवर्ट होती है. कई बार वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन उससे जो फियर क्रिएट होता है, उससे जो एक कॉन्शियस पैदा होता है लोगों के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट का कौन सा रुख रहेगा, कौन सी डायरेक्शन होगी. तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है. आई वुड नॉट से कि पॉजिटिवली या नेगेटिवली, इट्स ऑन बोथ साइड्स.
ओके ओके, कोई अभी मतलब पूरा श्योर नहीं है, और या मैं कहूँ आप न्यूट्रल रहना चाहेंगे? आई वुड रिमेन न्यूट्रल, नहीं, क्योंकि जब इसके दोनों साइड पे इम्पैक्ट आया है। पॉजिटिवली इम्पैक्ट आया है, जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा रोल था मार्केट ड्रिवन करने में, उसके कारण प्राइसेस वेर गोइंग वेरी वेरी हाई। लेकिन उससे क्या हो रहा था कि जो रियल फर्स्ट टाइम होम बायर कैनेडियंस है, दे वर सफरिंग। सो वहां पे एक पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आया है, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए एक एडवांटेज आया है कि ठीक है, जो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, दे आर आउट एट द मोमेंट। तो वो एक अच्छी चीज की है। लेकिन ऑन द अदर साइड उससे कुछ और जैसे इमोशनल एक फियर भी आया है, जहां पे वो किसी को अफेक्ट नहीं भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके कारण मार्केट उसे आई वुड से फ्लक्चुएट हुई है। क्योंकि पहले जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते थे तब तो रूल था दे कुड डू इट, ठीक है ना, रेजिडेंशियल में। तो उसमें फिर गवर्नमेंट ने जरूर देखा होगा कि चलो दिस इज अफेक्टिंग इट, लेट्स पुट अ प्लग टू इट। अभी उन्होंने वहां पे प्लग लगा दिया। बट ऑन द अदर हैंड कैनेडियंस एंड वी आर वेरी स्मार्ट पीपल एक्चुअली, और जिनको बाई करना है दे विल फाइंड अ वे टू बाई इट, ठीक है। दे आर प्लेइंग बाय द रूल्स, ठीक है ना, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल। बट हाँ, इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा इफेक्ट आया ही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप हो गया, तो पहले तो बहुत धक्का लग जाता है, देन दे फाइंड वेज टू गो अराउंड द थिंग। गॉट इट, गॉट इट। और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, हमने कई बार देखा है कि कनाडा में जो हाउसिंग के जो प्राइसेस हैं, अगर मैं यहाँ पर टाउन हाउस ले रहा हूँ ऑल ओवर कनाडा कहीं पर भी, उसका प्राइस, और अगर मैं मुझे यूएस में कोई मेंशन सपोज कर लेना है, उसका ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, बट जो प्रॉपर्टी है उसका साइज वगैरह देखा जाए, उसकी वैल्यू है, वो मतलब इतना डिफरेंस क्यों है? देखो, कनाडा और यूएस के अंदर ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा गवर्नमेंट का जो इकोनॉमी सेक्टर है, पूरा इकोनॉमिकल सेक्टर ऑफ होल कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन रियल एस्टेट। ये कनाडा का सिचुएशन है, बट दैट्स नॉट द सिचुएशन इन यूएस। यूएस में अपार्ट फ्रॉम रियल एस्टेट देयर आर सो मेनी अदर सेक्टर्स विच आर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग। तो जो कनाडा के अंदर जो ग्रोथ हुआ है, जो इमिग्रेशन की पॉपुलेशन हुई है, उसके कारण जो पूरा कंट्री का इकोनॉमी बूम हुआ है, उसके पीछे रियल एस्टेट बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है। तो इसीलिए अगर आप देखो ना, प्राइस का कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्सास की तरफ चले जाओ, आप दूसरे एरियाज की तरफ चले जाओ, वहां पे आप मेंशन ले सकते हो 300-400,000 यूएस डॉलर में। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको एक छोटा सा फ्री होल्ड टाउन होम मिल सकता है। तो प्राइस का डिफरेंस तो रहेगा। रीजन इज यहाँ पे कनाडा इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इनवाइटिंग सो मेनी इमिग्रेंट्स काफी यहाँ पे है, और इमिग्रेंट के कारण जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो काफी बूम हुआ है, एंड दैट इज ऑल्सो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू कंट्रीज इकोनॉमी। सो ये प्राइस का डिफरेंस है, उसके पीछे का जो बड़ा फैक्टर है वो है इमिग्रेशन एंड रियल एस्टेट। That is one part, that is a demand and supply part. The other thing is cost analysis. तो हर एक बिजनेस, जो भी बिल्डर है, they are in it for making money. अगर मैं एक घर बना रहा हूँ और मेरे को X amount of dollars मेरे को स्पेंड करना है on my cost, उसके ऊपर मार्जिन लगा के मैं बेचूंगा, करेक्ट? एंड यूएस इज नो डिफरेंट, कैनेडा इज नो डिफरेंट, राइट? बट यहाँ पे क्या हो गया, बिकॉज ऑफ एज ही राइटली सेड कि यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, तो यहाँ पे वो जो मार्जिन है, दोज आर प्रॉब्ली बिगर here in Canada. But on the other hand, the cost of making a house is much more in Canada than in US. Number one. Even US की क्या बात करें, अगर हम कनाडा के अंदर ही देखें, cost of building a house is much more in Ontario than if you build in Alberta. Alberta में lumber is much cheaper. आप बिल्डर से पूछो, वो they can build a house for $150 a square feet. स्पेशली कोविड के बाद जो लंबर की प्राइसेस अप हुई है, there was huge, बहुत, और उसने पूरी इंडस्ट्री को बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया है। बिल्डर्स वर मेकिंग द लोएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट ऑन एवरी सिंगल सेल, बिटवीन 10 to 15% होता है, कई बार 10%, कई बार 12%, बट आफ्टर कोविड वो जो जंप आया है लंबर के प्राइसेस में, that was huge. और विद इन कनाडा में इतना डिफरेंस है। एक बिल्डर जो $150 पर स्क्वायर फीट पे बिल्ड कर रहा है अल्बर्टा में, यहाँ पे आप कोई भी बिल्डर के पास जाओ, द मिनिमम इज $300 a square feet for a very modest house. I'm not talking about upgrades, bells and whistles. Modest घर के लिए भी उतना होगा, Right. Probably more. I'm not a builder, so probably they can tell you better about it. Got it. मैं रियल एस्टेट का जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर मेरे कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं। whenever it comes to business, whenever it comes to life goal, और मैंने अपनी पूरी जर्नी से ये सीखा है कि रियल एस्टेट इट डजंट केयर अबाउट योर पर्सनल प्रॉब्लम। जब आप बिजनेस में हो, द सिचुएशन डजंट केयर अबाउट योर ओन पर्सनल सिचुएशन। ऑफ कोर्स लाइफ में हिकअप्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, बट देन इफ यू आर डिटरमाइंड, if you're driven, if you're looking at a longer success, you need to be very, very punctual and disciplined. There is no other way, there is no other
there is no other shortcut. You need to be consistent, you need to follow the steps, you need to be very very punctual. ये ऐसे discipline rules है ना, you cannot compromise with. Of course opportunity is huge. मैंने बताया जैसे आपको 500,000 भी आप बना सकते हो साल के, आप 1 million भी बना सकते हो, आप 5 million भी बना सकते हो. जो अगर एक नॉर्मल जॉब अगर बंदा कर रहा है 50,000 to 100,000, 150,000, 200,000 आप ले लो, आप साल के अंदर 200,000 जब बना रहे हो, आपको कितने साल लगेंगे टू मेक 1 million और 2 million और 5 million टू रीच टू दैट लेवल जहां पर व्हाइल यू आर इन द जॉब. यहां पे जितनी भी जॉब्स है, मोस्ट ऑफ पीपल they are on regular salary scale, but when you are in the business of real estate the opportunity is huge. So उसी हिसाब से उन्होंने, जब आप बिजनेस में होते हो आप अपनी एक पर्सनालिटी डेवलप करते हो, बट उस पर्सनालिटी के बाद आपको उस वैल्यू को भी अपने साथ लेके चलना है टू बिकम सक्सेसफुल. और मेरा टेक ये है कि थोड़ा सा होलिस्टिक है. तो वो ये है कि मेरा जो मैंने सीखा है कनाडा में, और मैं ये टिप भी दूंगा बाकी जो भी सुन रहे हैं उनको, कि अपना एक सर्कल बनाए जिसको बोलते हैं इनर सर्कल. राइट, आपके इनर सर्कल में एक रियल्टर होना चाहिए जिसपे आप ट्रस्ट करो और आपको पता है कि ये मेरे बेनिफिट पे काम कर रहा है. ठीक है, एक आपको मॉर्गेज ब्रोकर, आई वुड से 2 or 3 मॉर्गेज ब्रोकर्स, यू नीड हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, ये होना चाहिए. आपको एक लॉयर मस्ट है. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आप अगर लॉयर आपको बोले कि भाई ये काम करो तो ही आप करो. इट डजंट मैटर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज आई हैव सफर्ड माई सेल्फ. और ट्रस्ट आप करें, बिल्कुल ट्रस्ट करें, बट 2-3 पैरामीटर्स आप ये रखें कि चलो मैं अपने लॉयर से कंसल्ट करके बताता हूँ, यू नो. तो ये बहुत जरूरी है. अदरवाइज अगर ये चीज आप मेंटेन करके चलें, एंड ऑफ कोर्स अभी डॉक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड हैव अ डॉक्टर इन योर इनर सर्कल that can listen to you. You know, a lot of doctors are working by the rule now, but again ये इनर सर्कल में होना बहुत जरूरी है. और अगर ये आपके पास है तो you will be very successful. You can trust on their judgment. और अगर वो आपको आपका लॉयर बोले कि go ahead and do the investment, he'll obviously make sure it's legal and all that, and you don't get into trouble short term or long term. दूसरा मैं एक और चीज ऐड करूंगा इसमें, स्पेशली जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं ना, वो मेंटली सिचुएशन ऐसा होता है वो ब्रेक हो जाते हैं. मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले 2 साल होते हैं, बहुत टफ टाइम होता है उनके ऊपर. एक तो लोन लेके आते हैं, उनके ऊपर घर का एक प्रेशर रहता है, यहाँ पे जॉब्स के प्रेशर रहते हैं. तो मेरा उनको यही सजेशन रहेगा कि लाइफ के अंदर कुछ रूल्स बना के रखे और अपना एक सर्कल क्लीन रखे. सक्सेसफुल लोगों के साथ आप जब बैठोगे ना तो आपका ग्रोथ ऑटोमेटिकली होने लगेगा. बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग मेंटली. आपको मतलब सिचुएशन क्रिएट होगी, फॉर श्योर होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर 2-3 साल आपने अच्छी तरह से काम कर लिया, देन यू आर सेटल. आपको 4-5 साल के बाद देन यू आर ऑन योर वे. बट जो पहले 3 या 5 साल है, यू नीड टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग. हर एक टाइप का प्रेशर होता है, बट अगर लाइफ के अंदर कुछ रूल्स बना दिए, डिसिप्लिन बना दी, पंक्चुअलिटी बना दी, सर्कल थोड़ा क्लीन कर लिया, देन यू आर ऑन योर वे. Got it. So I guess we can call it a wrap. It was a really amazing and exciting podcast with the team Realty Bulls. Thank you so much, Mr. Sid, and thank you so much, Mr. Mohsin. मच, बट हमें फॉलो करना मत भूले. वी आर एट द रियल्टी बुल्स. सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जब भी आप द रियल्टी बुल्स एंटर करेंगे, हम बहुत इजीली आपसे रीच आउट कर सकते हैं. हम हर एक जगह पे, हम फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन, ट्विटर, वी आर ऑन टिकटॉक, वी आर ऑन ऑल सोशल प्लेटफॉर्म्स. And we are always available. Always available. आपको अगर कभी ट्राई करके देखना हो, रात को आप 3 बजे भी कॉल कर सकते हो, सुबह में 5 बजे भी कर सकते हो. यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड सी. Okay, got it. Thank you so much.